हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बेसिक मैथ का पूरा कॉन्सेप्ट लेकर के आए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे पास में कमेंट कर रहे थे कि सर बेसिक मैथ के जितने भी टॉपिक होते हैं ना, वो सारे टॉपिक एक ही वीडियो में समझा दीजिए जिससे हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बेसिक मैथ के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सभी को हम क्लियर करेंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे, तो आप सभी की कमेंट के लिए ये वीडियो में लेकर के आया हूं। ठीक है, और आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको बेसिक मैथ नहीं आएगा तो आप आगे की कक्षा की गणित को किसी भी हाल में नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक मैथ जो होता है वो सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो यहां पर ये जो जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक को समझेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, हर चीज को डिटेल में समझना है। वीडियो हालांकि थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इतने सारे टॉपिक को समझेंगे तो लंबी वीडियो बनना स्वाभाविक है। ठीक है, तो स्किप किए बिना सारी चीजों को समझिए, हर चीज आपको बहुत अच्छे से मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं भिन्न को। ठीक है, यहां पर देखो हमारा पहला टॉपिक है भिन्न। तो भिन्न को समझते हैं कि भिन्न होता क्या है। ठीक, जैसे कि भिन्न को हम समझ रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं भिन्न। ठीक, अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो जानते हैं कि भिन्न क्या होता है? ठीक है, तो भिन्न का मतलब होता है जैसे कोई भी संख्या मैंने लिखी 2/5। ठीक है, तो ये जो बटे के रूप में संख्या है इसी को हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, भिन्न के कुछ पार्ट्स भी होते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। जैसे कि देखो ये हमने लिखा 2/5। ठीक है, तो ऊपर वाली जो संख्या होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अंश। ठीक है, ऊपर वाली संख्या को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को हम बोलते हैं हर। ठीक है, तो अंश बटे हर के रूप में जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। ठीक, तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि बताइए भैया भिन्न क्या होता है, तो जो संख्या बटे के रूप में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, भिन्न आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद में भिन्न से रिलेटेड कुछ सवाल भी होंगे। जैसे कि भैया अगर आपसे कोई पूछ ले कि दो भिन्नों को आपस में जोड़िए तो आप कैसे जोड़ेंगे, तो उसी तरह के सवाल यहां पर हैं। देखो यहां पर हम सीखेंगे कि अगर हमें तीन भिन्नों को आपस में जोड़ने के लिए दे दिया जाए तो हम कैसे जोड़ेंगे, अगर तीन भिन्नों को आपस में घटाने के लिए दे दिया जाए तो उसको घटाएंगे कैसे, गुणा करने के लिए दे दिया जाए तो गुणा कैसे करेंगे, और भाग करने के लिए दे दिया जाए तो भाग कैसे करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक ये है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में सभी टॉपिक को बारी बारी से हम समझेंगे। ठीक, तो यहां पर देखो भाई हमारा पहला सवाल है 2/5 प्लस 3/4 प्लस 7/5 को हमें क्या करना है? आपस में जोड़ना है। ठीक, तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना होता है? इसकी जो नीचे वाली संख्या है यानी जो हर है इनका हमें क्या करना होता है? एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे। किस किस का? 5, 4 और 5 का हमें क्या करना है? एलसीएम निकालना है। ठीक, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखो एक लाइन खींचेंगे ऐसे और एक लाइन खींचेंगे ऐसे। ठीक है अब हमें क्या करना है? इसमें इसके अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना है। तो सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे। देखो 5 में नहीं जाएगा, 5 को ऐसे ही लिख देंगे। 4 में कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4। 5 में कितनी बार जाएगा? 5 में नहीं जाएगा, 5 को ऐसा ही लिख देंगे। ठीक, फिर इसके बाद में देखो, अब फिर से देखो 2 से जा सकता है तो 2 से लगा देते हैं। 5 का 5, यहां पर 2 एकम 2 और 5 का 5। ठीक है, अब यहां पर हम फिर से 5 से लगा देते हैं। 5 एकम 5, 1 का 1 और 5 एकम 5। नीचे 1 1 आ गया, इसका मतलब अब हमें आगे हल नहीं करना है। ठीक, तो ये जो संख्या आई हुई है इन सभी का हम क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और 4 पंजे 20। तो क्या आ गया? हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, हमें एलसीएम निकालना था, एलसीएम हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एलसीएम है उसको हम लिख लेंगे एक लाइन खींच के यहां पर, ये हमारा आया है एलसीएम। ठीक, अब हम क्या करेंगे? एक एक भिन्न को बारी बारी से हल करेंगे। सबसे पहले इस वाली भिन्न को देखो, इसका बटे में क्या है? 5। 5 से 20 में भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? 5 से 20 में हमें भाग लगाना है, कितनी बार जाएगा? 5 चौके 20, 4 बार। अब ये जो 4 आया है इसका गुणा इसके ऊपर क्या है? 2, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखो 5 से हमने 20 में भाग लगाया, कितनी बार गया? 5 चौके 20, 4 आया, 4 का गुणा ऊपर 2 में कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। ठीक, समझ में आ गया यहां तक? चलिए अब हम क्या करेंगे? जैसा हमने यहां पर किया है सेम वैसा ही इस भिन्न के साथ करेंगे। तो बीच में प्लस है तो ये हमने लगाया प्लस। ठीक, अब यहां पर आ जाओ, यहां पर क्या है? 4। 4 से 20 में भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? 4 पंजे 20, 5 बार। अब ये जो 5 आया है इसका गुणा ऊपर 3 में कितना हो जाएगा? 5 तिया 15। तो यहां पर हम लिख देंगे 15। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब इसके बाद में आ जाइए अगली भिन्न पर। यहां पर क्या है? प्लस।
तो ये हमने लगा दिया यहाँ पर प्लस। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद में जैसा इन भिन्नों के साथ किया सेम वैसा यहां पर करेंगे। 5 से 20 में भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? 5 चौके 20। अब ये जो 4 आया इसका गुणा ऊपर 7 में, तो कितना हो जाएगा? 7 चौके 28, तो ये हमने लिख दिया 28। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे भाई, अब यहां पर जो ऊपर संख्या है इन सभी को जोड़ लेते हैं, क्योंकि देखो भाई यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, मतलब सभी को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। तो यहां पर देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 15 और 28 को जोड़ लेते हैं। तो 5 और 8 कितने हो जाएंगे? 13, 13 की 3। ठीक है, हासिल आ जाएगी हमारी 1। ठीक, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, कितना हो गया? 43। और यहां पर क्या है? प्लस का 8, तो ये हो जाएगा 43 प्लस 8, और बटे में कितना है हमारा? 20 है, तो ये हमने बटे में 20 लिख दिया। यहां तक समझ में आया। अब क्या करेंगे भाई, अब इनको जोड़ लो। 8 और 3 हो जाएंगे 11, 11 की 1 हासिल आ जाएगी 1, 4 और 1 हो जाएगा 5, कितना हो गया? 51, और बटे में कितना आ गया? 20। तो हमारा आंसर हो जाएगा 51 बटे 20। आया समझ में? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम इसको करेंगे तो इसमें भी आपको ये वाला सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इतने ही सिंपल तरीके से सारी चीजों को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसको यहां से हटा देते हैं। इसका जो आंसर है वो हम डायरेक्टली यहां पर लिख देते हैं कि भाई इसको जोड़ने के बाद में क्या आएगा? 51 बटे 20 आएगा, और यही हमारा क्या है? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं भाई भिन्न का घटाना। भिन्न का घटाना कैसे करेंगे? तो अगर आपको भिन्न का जोड़ समझ में आ गया तो भिन्न का घटाना भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए इसको घटाते हैं। तो देखो भाई सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो जैसे ही हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 5 तिया 15। ठीक है, आप चाहे तो इनका एलसीएम निकाल कर भी देख सकते हैं, निकाल कर देखेंगे तो भी हमारा एलसीएम क्या आएगा? 15। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है, अब एक एक भिन्न को हल कीजिए। सबसे पहले इस वाली भिन्न को, तो 5 से भाग लगाइए 15 में। देखो जैसे हमने इसमें किया था सेम वैसा ही हम क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे। तो 5 का भाग लगाओ 15 में, कितनी बार जाएगा? 5 तिया 15, 3 बार गया। अब ये जो 3 आया है इसका गुणा ऊपर 6 में, कितना हो जाएगा? 3 18। तो यहां पर हम लिख देंगे 18, और यहां पर बीच में माइनस है तो माइनस। ठीक है, यहां पर प्लस था तो हमने प्लस लगाया था, अब यहां पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब आ जाइए अगली वाली भिन्न पर, इस वाली भिन्न पर। ठीक है, तो इस वाली भिन्न पर अब हम आ चुके हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है? 3, 3 से भाग लगाओ 15 में, कितनी बार जाएगा? 3 5 15। ठीक है, तो 3 5 15 हो गया। अब ये जो 5 आया इसका गुणा ऊपर 8 में, तो कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40, तो ये हमने लिख दिया 40। ठीक है, अब आ जाइए अगली भिन्न पर, बीच में क्या है? माइनस है, तो यहां पर हम लगा देंगे माइनस। अब जैसा इस भिन्न के साथ किया सेम वैसा यहां पर करेंगे। तो चलिए करते हैं। 3 से भाग लगाइए 15 में, कितनी बार जाएगा? 3 5 15, 5 आ गया। अब इस 5 का गुणा ऊपर 2 में कर दो, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, तो ये हमने लिखा 10। क्लियर? चलिए अब भैया हमने यहां पर सभी भिन्नों को क्या कर लिया है? हल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जितनी भी माइनस वाली भिन्न है उनको जोड़ लेंगे और प्लस वाली को अलग जोड़ लेंगे। ठीक है, तो देखो भाई यहां पर इसके आगे माइनस है मतलब ये माइनस की है, और इसके आगे माइनस है मतलब ये भी माइनस की है, लेकिन इसके आगे माइनस नहीं है तो ये हमारी काय की है? प्लस की है। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ो। तो देखो 40 और 10 कितने हो जाएंगे? 50। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 50, लेकिन यहां पर ये दोनों माइनस की हैं तो ये आ जाएगा माइनस के 50, और यहां पर क्या है? 18 है, तो 18 जो है वो हमारा प्लस का है, तो ये हो गया 18, और बटे में क्या है? 15, तो ये हमने लिख दिया 15। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 50 है माइनस का, और यहां पर प्लस का 18 है। देखो बड़ी संख्या माइनस की है तो सबसे पहले तो भैया माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब 50 में से 18 को हमें घटाना है। तो देखो भाई 0 में से 8 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, एक उधार लेंगे। 10 में से 8 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। ठीक है ना, यहां से एक उधार लिया था, यहां पर बचे 4, 4 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे? 3, तो ये हमने लिखा 3, और बटे में कितना है? 15, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो माइनस है, माइनस को इसके ठीक आगे लगा देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस के 32/15। ये हमारा बिल्कुल फाइनल आंसर निकल करके आ चुका है। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब हम यहां पर देखो भाई, अब हम क्या करेंगे? आप भिन्न का जोड़ और घटाना सीख चुके, अब भिन्न का गुणा और भाग हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा देखो 4/5 गुणा 3/16 गुणा 25/9। इन तीनों का हमें क्या करना है? आपस में गुणा करना है। तो गुणा करने से पहले हमें क्या देखना होता है कि नीचे वाली किसी भी संख्या से अगर ऊपर वाली किसी भी संख्या में भाग जा रहा है या वो आपस में कट रही है तो हम उसको डायरेक्टली काट सकते हैं। कैसे काटेंगे? देखो भाई यहां पर देखो, सबसे पहले देखो यहां पर है 5, तो 5 से 25 कट सकता है। तो देखो 5 एकम 5 और 5 पंजे 25,
ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इस संख्या से हम इसमें भाग लगा रहे हैं, कितनी बार भाग लगा है? 5 बार। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा, 25 आया तो ये कट गया। ठीक है, तो 5 से ये 25 कितनी बार में कटा? 5 बार में। ठीक है, अब देखो 3 से 9 भी कट सकता है, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर बचा हमारा 4। ठीक है, और यहां पर ये 5 कट गया, यहां पर कितना बचा? 1 बचा। फिर यहां पर आ गया गुणा, यहां पर 3 कट गया, क्या बचा? 1 बचा, दिया गया 1, और बटे में यहां पर कितना है? 16, दिया गया 16। फिर इसके बाद में गुणा, यहां पर कितना बचा है हमारा? 3, और यहां पर सॉरी ऊपर हमारा कितना है? 5, और नीचे कितना है हमारा? 3 है। ठीक है, अब देखो भाई कुछ और चीज कट रही है क्या? तो देखो 4 से हमारा 16 कट जाएगा, तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, ये भी कट गया। अब जो जो बचा हुआ है उसको हम क्या करेंगे? अगली स्टेप में लिख लेंगे। तो चलिए यहां पर बचा है हमारा 1/1 गुणा, यहां पर बचा है हमारा 1/4। ठीक है, 16 कट गया, क्या बचा? 4 बचा। फिर आ गया यहां पर गुणा, और ये हो गया हमारा 5/3। ठीक है, 5/3 आ गया। ठीक, अब देखो अब कुछ भी नहीं कट रहा है, तो जब नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे? सीधे सीधे गुणा करेंगे। इसका गुणा यहां पर, इसका गुणा यहां पर, इसका यहां पर और इसका यहां पर। ठीक है, तो 5 का 1 में करेंगे 5 ही होगा, फिर 5 का 1 में करेंगे 5 ही होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, और यहां पर देखो 4 तिया 12 और 12 का 1 में करेंगे 12 ही आएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 5/12, और यही हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब आते हैं हमारा भिन्न का भाग। तो अगर आपको भिन्न का गुणा समझ में आ गया तो आप चुटकी बजाते ही भिन्न का भाग भी हल कर सकते हैं। तो कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। देखो भाई सबसे पहले तो यहां पर देखो क्या है? 16/25 भाग 4/5 भाग 10/8। ठीक, तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? ध्यान से देखिएगा। अब देखो सबसे पहली जो भिन्न है इसको हम लिख लेंगे क्या है? 16/25। ठीक, इसके बाद में यहां पर क्या है? भाग। तो भाग को डायरेक्टली हल करेंगे तो समस्या हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं? भाग को गुणा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो भाग है ना, इसके स्थान पर हम क्या लगा देंगे? गुणा लगा देंगे। तो ये हमने लगा दिया गुणा। ठीक है, अब देखो भाग का उल्टा होता है गुणा, हमने भाग का उल्टा कर दिया, यहां पर गुणा हो गया, तो इसके सामने की जो संख्या है ना ये भी उल्टी हो जाएगी, यानी 5 चला जाएगा ऊपर, ये जो 5 नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, और जो 4 ऊपर है वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो हमने चिन्ह को उल्टा किया तो उसके सामने की जो संख्या है वो भी क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। फिर इसके बाद में यहां पर फिर से भाग है, तो इसको भी क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, और इसके सामने जो संख्या ये भी क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, यानी 8 चला जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब जैसे हमने भिन्न का गुणा यहां पर किया था, ये भी एक भिन्न का गुणा बन गया है, तो ऐसे हम इसको भी डायरेक्टली हल कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं भैया। अब हम क्या करेंगे? देखो 4 से हमारा 16 कट जाएगा, देखो 4 एकम 4 और 4 चौके 16। ठीक, अब यहां पर देखो 5 एकम 5 और यहां पर 5 पंजे 25। ठीक, अब इसको अगली स्टेप में हल करेंगे, तो ये बचा यहां पर हमारा 4 और यहां पर बचा हमारा 5। फिर यहां पर क्या है? गुणा। इसके बाद में देखो यहां पर बचा 1/1 गुणा, यहां पर बचा हमारा 8/10। ठीक, अब देखो यहां पर हम फिर से काट सकते हैं, देखो 2 से हमारा 10 कट जाएगा, यहां पर 2 से 8 भी कट जाएगा, 10 भी, तो 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। ठीक, अब देखो अब कुछ भी नहीं कटेगा, तो अब हम क्या करेंगे? सीधे सीधे गुणा कर लेंगे। तो देखो भाई 4 का 1 में करेंगे 4 एकम 4 और 4 का 4 में करेंगे 4 चौके 16, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 16 बटे, यहां पर देखो 5 एकम 5 और 5 का 5 में करेंगे कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25, तो ये आ गया हमारा 16/25, और यही हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सारी चीजें समझ में आ गई। चलिए अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है उसकी ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है उसको ध्यान से देखिएगा। अगला टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो यहां पर एलसीएम और एचसीएफ के 4 सवाल लिखे हुए हैं। पहले 2 सवालों से हम एलसीएम निकालना सीखेंगे, लास्ट के 2 सवालों से हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखो पहला सवाल है, इसको हम लिखेंगे क्या है? 25, ठीक, 20 और 18। 25, 20 और 18 इनका हमें क्या करना है? एलसीएम निकालना है। ठीक, तो कैसे निकलेगा भैया? सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे ऐसे, इसके बाद में एक लाइन खींचेंगे ऐसे। ठीक, इतना तो आप कर ही लेंगे। अब हमें क्या करना है? इनमें अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना है। जैसे सबसे पहले देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। 2 से भाग लगाएंगे, जब 2 से नहीं जाएगा तो फिर हम इससे बड़ी अभाज्य संख्या 3 से लगाएंगे, जब 3 से भी नहीं जाएगा तो अगली अभाज्य संख्या क्या है? 5, फिर 5 से लगाएंगे, जब 5 से भी नहीं जाएगा तो अब अगली अभाज्य संख्या है 7,
फिर 7 से लगाएंगे, 7 से भी नहीं जाएगा तो फिर अगली अभाज्य संख्या है 11। ठीक है, तो ऐसे हम अभाज्य संख्याओं से भाग लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, अच्छा बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि एक संख्या इसके बाद में 9 भी हो सकती है। देखो 9 क्या है, एक विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनमें उनके अलावा किसी से भाग ना जाए। जैसे 7 में सिर्फ 7 से ही भाग जा सकता है, इसके अलावा किसी से नहीं जाएगा। 11 एक ऐसी संख्या है, इसमें 11 से ही भाग दे सकते हैं और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या और विषम संख्याएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, देखो इसको यहां से मिटा देते हैं, अब हम इसको हल करते हैं। ठीक, चलिए तो यहां पर अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखो यहां पर काय से भाग जाएगा, देखो 25 में 5 से जाएगा, लेकिन इससे पहले इसमें 2 से जा सकता है, इसमें भी 2 से जा सकता है। तो पहले हम छोटी संख्या से लगाएंगे, यानी 2 से लगाएंगे। तो 2 से लगाते हैं, 25 में नहीं जाएगा, 25 को ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, 20 में कितनी बार जाएगा, देखो 2 एकम 2 और 0। फिर इसके बाद में यहां पर 18 है तो 2 नाम 18। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए अब इसके बाद में देखो 10 में 2 से जा सकता है, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, लेकिन 10 में तो जा रहा है ना, तो फिर से हम 2 से लगाएंगे। तो यहां पर देखो 25 में नहीं जाएगा, 25 को ऐसे ही छोड़ो, और यहां पर 10 है तो 2 पंजे 10, 9 में नहीं जाएगा, 9 को ऐसे ही छोड़ो। ठीक, चलिए अब इसके बाद में देखो यहां पर 5 से जाएगा, यहां पर भी 5 से जाएगा, लेकिन यहां पर 3 से चला जाएगा। तो चलिए 3 से कर देते हैं। तो देखो भैया यहां पर 25 का 25 ही आ जाएगा, यहां पर 5 का 5 ही आ जाएगा, और 3 से 9 में लगाएंगे, 3 तिरका 9। ठीक, फिर से 3 से लगा देते हैं, 25 का 25 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, और 3 एकम 3। ठीक, अब देखो भाई अब सिर्फ 5 से ही जाएगा, 5 के अलावा किसी से जाएगा नहीं, तो अब 5 से लगा देते हैं। तो यहां पर 5 पंजे 25, ठीक है, 5 एकम 5 और 1 का 1। ठीक, अब फिर से 5 से लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 5, तो 5 एकम 5, 1 का 1 और 1 का 1। नीचे 1 1 आ गया, इसका मतलब अब आगे हमें हल नहीं करना है। ठीक है, तो अब ये जो संख्याएं आई हुई हैं इन सभी का हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो देखो भैया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ठीक है, तो यहां पर आ जाएंगे हमारे, देखो 12 तिया 36 हो गया, तो ये हमने लिखा 36। ठीक, और यहां पर 5 पंजे 25, तो 36 गुणा 25 कर लेते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो 25 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, कितना होगा, 25 छक्के 150, तो 150 की आ जाएगी 0, हां से लग जाएगा हमारा 15, और 25 तिया 75, 75 और 15 कितने हो जाएंगे, 75 और 5 80 और 10 90, कितने हो जाएंगे, 90। तो ये आ गया हमारा 900। तो हमारा यहां पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को यानी इसको हल करते हैं। ठीक, चलिए तो अब हम क्या करेंगे भैया, इसको हटा देते हैं यहां से और अगले सवाल को हल करते हैं। ठीक, तो पहले सवाल का हमारा आंसर क्या आ गया है, 900 आ गया है। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं भाई इसका आंसर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अब दूसरे सवाल को करते हैं, तो यहां पर आ गया हमारा 9, 16 और 25। ठीक, इसका भी हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो इस तरीके से लाइन खींचेंगे। अब सबसे पहले देखो क्या इसमें 2 से भाग जा सकता है, हाँ 16 में चला जाएगा, बाकी में नहीं जाएगा। तो चलिए 2 से लगा देते हैं, तो 2 अट्ठे 16, 25 में नहीं जाएगा, 25 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, 9 में भी नहीं जाएगा, 9 को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर 2 से लगाते हैं, तो 2 से देखो 9 में नहीं जाएगा, 2 चौके 8 और यहां पर 25 के 25। ठीक, फिर 2 से लगा देते हैं, 9 में नहीं जाएगा, 2 दूनी 4 और 25 के 25। ठीक, फिर 2 से लगा देते हैं, 9 के 9 और यहां पर 2 एकम 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2 एकम 2 और यहां पर 25 के 25। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को। चलिए अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर अब हम क्या करेंगे, देखो भाई यहां पर 9 है तो इसमें 3 से चला जाएगा, 3 से लगाते हैं, 3 तिरका 9, 1 का 1 और 25 के 25। ठीक है, चलिए अब 3 से लगा देते हैं, 3 एकम 3, 1 का 1 और 25 के 25। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं। अब ध्यान से देखो, अब यहां पर सिर्फ 5 से जाएगा, तो अब 5 से लगा देते हैं। तो देखो 1 का 1, 1 का 1, 5 पंजे 25, और फिर से हम यहां पर 5 से लगाएंगे, 1 का 1, 1 का 1 और 5 एकम 5। ठीक, अब ये जो संख्याएं आई हुई हैं इन सभी का हम गुणा कर लेंगे, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। ठीक है, तो यहां तक हमारा कितना हो गया है, 48 हो गया है, गुणा। ठीक है, अब इनका कर लीजिए, 5 पंजे 25, 25 तिया 75, तो यहां पर आ गया हमारा 75। अब इनका गुणा कर लीजिए, तो 5 से करेंगे, देखो 5 अट्ठे 40 की 0, हाथ चला जाएगा 4, 5 चौके 20 और 4 24, कितना हो गया 240। अब इसके बाद में 7 से कर देते हैं, 7 8 56 की 6, हाथ चला जाएगा 5,
ठीक है, और 7 चौके 28, 28 और 5 कितने हो जाएंगे 28 और 2 30 और 3 33, तो कितने हो जाएंगे 336। अब इनको जोड़ लो तो यहां पर आ जाएगी 0, 6 4 10 की 0, हासिल 1 2 और एक 3, 3 और 3 6, ठीक है, दिया गया 6 और यहां पर 3 का 3 कितना हो गया 3600। तो दूसरे वाले सवाल का आंसर आ गया है हमारा 3600, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद में हम HCF निकालना सीखेंगे। एलसीएम निकालना आपको आ चुका है, अब हम क्या करेंगे HCF निकालना सीखेंगे। ठीक, चलिए पहला सवाल है 4, 8 और 12 का हमें क्या करना है HCF निकालना। देखो एलसीएम निकालना अगर आपको आ गया ना तो HCF आपके बाएं हाथ का खेल है। तो चलिए अब हम सीखेंगे यहां पर HCF निकालना। ठीक है, तो पहला सवाल है हमें 4, 8 और 12 का HCF निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, देखो जब हम एलसीएम निकालते थे तो सभी के एक साथ गुणनखंड करते थे एक ही साथ लिखकर, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे अलग अलग करेंगे। ठीक है, जैसे इस तरीके से 4 का अलग करेंगे, 8 का अलग करेंगे, 12 का अलग करेंगे। ठीक है, तो 4 का करेंगे, देखो 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, एक आ गया मतलब आगे नहीं करना है। 2 से करेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, नीचे एक आ गया मतलब अब हमें आगे नहीं करना है। इसी प्रकार 12 का करेंगे तो 2 छिंग 12, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। ठीक है, सभी के हमने गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, 4 के जो जो गुणनखंड आए हुए हैं ना उनको लिखेंगे। देखो इस तरीके से, सबसे पहले देखो भाई 4 के जो गुणनखंड आए उनको लिखेंगे। 4 के क्या क्या है 2 2 और 1। ठीक है, तो यहां पर 2 गुणा 2 गुणा 1। ठीक, 8 के जो आए हैं उनको लिखेंगे। 8 बराबर कितने आए हैं 2 2 2 और 1, तो यहां पर आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 1। ठीक, अब 12 के क्या क्या आए हैं उनको लिखेंगे, तो यहां पर आ जाइए। अब यहां पर 12 के लिखेंगे तो 12 बराबर कितने हैं 2 2 3 1, तो यहां पर आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा सॉरी यहां पर कितना है 3 है। ठीक, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 2 3 1, तो यहां पर आ जाएगा 3 गुणा 1। ठीक, चलिए तो हमने सभी के गुणनखंड निकाल करके लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे जो गुणनखंड सभी में कॉमन है, ठीक है, जो सभी में आया हुआ है उसको लिखेंगे। देखो ये जो 2 है ये तीनों में कॉमन है। ठीक है, ये वाला जो 2 है ये भी तीनों में कॉमन है। इसके बाद में देखो यहां पर ये वाला 2 यहां पर है लेकिन बाकी में नहीं है, मतलब इसको हम नहीं लेंगे। ये 3 यहां पर है लेकिन बाकी में नहीं है तो इसको भी नहीं लेंगे, लेकिन 1 हमारा सभी में है तो 1 को भी हम क्या करेंगे ले लेंगे। ठीक है, तो जो सभी में कॉमन है उसको निकाल लो। तो यहां पर 2 2 और 1, तो यहां पर 2 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, इनका गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो हमारा जो HCF आया हुआ है वो कितना है 4 है। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, यानी HCF हमारा कितना आ गया है 4 आ गया है। तो जब भी आपको HCF निकालना है तो इस तरीके से आप निकालेंगे, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम इसको यहां से हटाते हैं और अगले सवाल को हल करते हैं। ठीक है, इसको यहां से हटा देते हैं। अब हमारा अगला सवाल क्या है, इसमें हमें 2 संख्याओं का HCF निकालना है, यानी 18 और 16 का हमें HCF निकालना है। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले लिखो भैया 18 और इसके बाद में यहां पर लिखो 16। तो 18 के गुणनखंड करेंगे, इसके बाद में यहां पर 16 के भी गुणनखंड करेंगे, अलग अलग लिख करके गुणनखंड हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 नाम 18, फिर यहां पर देखो अब 9 है तो इसमें 3 से जाएगा, तो 3 तिरका 9, फिर 3 से करते हैं 3 एकम 3। ठीक, 16 के कर लेते हैं, तो यहां पर 16 है तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करते हैं तो यहां पर 8 है तो 2 चौके 8, फिर 2 से करते हैं 2 दूनी 4, फिर 2 से करते हैं 2 एकम 2। ठीक है, अब जो जो यहां पर गुणनखंड आए हुए हैं उनको हम लिख लेंगे। तो 18 के जो गुणनखंड आए हैं उनको हम लिखेंगे 18 बराबर 2 3 3 1, तो यहां पर लिखेंगे 2 3 3 और 1। ठीक, अब 16 के लिख लेते हैं, 16 के क्या क्या आए हुए हैं 2 2 2 2 1। ठीक है, तो 2 2 2 2 और 1। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 एकम 16। ठीक है, तो सभी के गुणनखंड हमने लिख लिए हैं। अब देखो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर देखो ये दोनों में कॉमन है। ठीक, 3 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, ये वाला 3 भी यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, मतलब इसको भी नहीं लेंगे। 2 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, ये वाला 2 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, ये भी नहीं है, 1 सभी में है तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो जो जो हमारे कॉमन आए हुए हैं उनको लिखेंगे। तो यहां पर 2 आया है तो ये हो गया 2, यहां पर 1 आया हुआ है यानी 1,
इन दोनों का गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 2 एकम 2, यानी हमारा HCF यहाँ पर कितना आ गया है 2 आ गया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया किस तरीके से हम HCF निकालते हैं। चलिए अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करते हैं, यानी अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, बॉडमास रूल। अब ये जो बॉडमास रूल है ना भाई साहब, ये बॉडमास रूल आपकी किसी भी कक्षा में पीछा नहीं छोड़ने वाला है। चाहे आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन एग्जाम में तो सबसे ज्यादा बॉडमास पूछा जाता है। ठीक है, या फिर आप किसी भी क्लास में हो तो आपकी क्लास में तो ये होगा ही। ठीक है, तो किसी भी क्लास में हो, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बॉडमास रूल आपका कहीं पर भी पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, इसको समझिए बॉडमास का मतलब होता क्या है। देखो जैसे कि एक ही सवाल में आपको बहुत सारे चिन्ह दे दिया जाए, जैसे कि यहां पर देखो 2 + 3 -4 गुणा 2 और भाग 2, यानी अब इसमें देखो प्लस भी है, माइनस भी है, गुणा भी है, भाग भी है। अब आप सोचो क्या आप पहले भाग करेंगे या पहले आप जोड़ करेंगे या पहले आप माइनस करेंगे। भाई अगर हम पहले मान लीजिए गुणा कर देते हैं तो हमारा सवाल गलत हो सकता है। भाई इसका पता तो होना चाहिए ना कि पहले हम कौन सा करें। ठीक है, तो ये समस्या आती है। इसी समस्या के समाधान के लिए लाया गया बॉडमास रूल, यानी पहले किसको हल किया जाएगा। तो बॉडमास रूल को समझते हैं। तो देखो यहां पर क्या है, BODMAS, तो B का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक। तो कोष्टक के अंदर अगर कोई भी संख्या है तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर की संख्या को सॉल्व किया जाएगा। फिर इसके बाद में आता है O का मतलब होता है ऑफ, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 2 का 4, तो हमें इनको गुणा करना है ब्रैकेट के बाद में। ठीक है, चलिए इसके बाद में आता है हमारा डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग। फिर इसके बाद में आता है एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। फिर इसके बाद में है ए मतलब एडिशन यानी जोड़। फिर इसके बाद में आता है एस मतलब सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। ठीक है, तो इस क्रम में हमें हल करना होता है। ठीक है, जैसे भाई सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर यहां पर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक, तो हमारा जो पहला सवाल है सबसे पहले इसको करते हैं। तो देखो भाई सबसे पहले क्या है, 2 + 3 -4 गुणा 2 और यहां पर डिवीजन और ये 2। ठीक है, अब कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। देखो सबसे पहले है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट हमारे सवाल में नहीं है। अगला क्या है, ऑफ वाला यानी 2 का 4 3 का 5 इस तरीके का नहीं है। अब इसके बाद में ये भी नहीं हमारे पास में, ये चारों हैं। ठीक है, तो अब आता है भाग, तो भाग है इन दोनों के बीच में, मतलब हमें ये भाग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले करेंगे हम भाग, फिर उसके बाद में क्या है गुणा, तो फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ और फिर घटाना। तो भाग कर लेते हैं सबसे पहले, तो 2 का 2 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, एक ही बार जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1। ठीक, और बाकी सवाल वैसे ही रहेगा। अभी हमने इतने को हल किया है, इतने को हल करने के बाद में आया 1। अब यहां पर है गुणा, यहां पर है हमारा 4, फिर माइनस, फिर 3 और फिर प्लस का यहां पर क्या है हमारा 2 है। ठीक है, यहां तक आया समझ। चलिए अब हमने भाग कर लिया, अब आता है गुणा। अब इन दोनों का गुणा कर लो, तो 4 और 1 का गुणा करें कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, तो ये हमने लिखा 4 और बाकी संख्या को सेम वैसा ही हमें लिख देना है। ठीक, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 3 है तो 3, ये हमारा प्लस है और ये हमारा 2 है। ठीक है, तो गुणा भी हो गया। अब आता है प्लस, तो प्लस है इन दोनों के बीच में, तो चलिए प्लस कर लेते हैं। तो 3 और 2 हो जाएंगे हमारे 5 और यहाँ पर क्या है माइनस का 4। अब देखो भाई लास्ट में क्या करना है, माइनस करना है। इन दोनों के बीच में क्या है माइनस, तो 5 में से 4 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, और ये जो 1 आया है यही हमारा क्या है आंसर है, यानी पहले सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो चलिए इसको हम यहां से मिटा देते हैं और अगले सवाल को हल करते हैं। अब हमारा दूसरा सवाल है, यहां पर देखिए क्या है, देखो 5 + 2, फिर कोष्टक के अंदर है 4 + 3, फिर यहां पर है माइनस का 18। ठीक है, अब कैसे करेंगे भाई, तो बॉडमास रूल को ध्यान रखो। देखो सबसे पहले है ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट के अंदर यानी कोष्टक के अंदर जो संख्या है सबसे पहले उसको हल करेंगे। तो कोष्टक के अंदर क्या है, देखो भाई 4 + 3 है, तो इसको हल करेंगे। देखो 5 + ये 2 और ये कोष्टक के अंदर क्या है 4 + 3 कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, तो ये हमने लिख दिया 7 और माइनस 18। अब हमने कोष्टक को हल कर दिया है। अब यहां पर जो सिचुएशन है ये कौन सी है, ये ओ वाली, यानी 2 का 4 2 का 5 इस तरह की सिचुएशन है। तो पहले इनको हल कर लेते हैं। तो यहां पर आ गया हमारा 5 प्लस यहां पर हो जाएगा 7 दूनी 14, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 14 और यहां पर माइनस क्या है 18, तो हमने 18 लिख दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद में देखो भैया
हमने यहाँ पर ये वाली सिचुएशन को भी सोल्व कर लिया। अब आता है डिवीजन यानी भाग, तो भाग इसमें नहीं है। फिर इसके बाद में देखो गुणा, तो गुणा भी इसमें नहीं है। इसके बाद में आता है जोड़, तो जोड़ है इसके बीच में, यानी इन दो संख्याओं के बीच में क्या है, जोड़ है, तो जोड़ लेते हैं। तो 14 और 5 हो जाएंगे हमारे कितने, 19, और यहां पर है माइनस का 18। तो 19 में से 18 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारा बचेगा 1, और ये जो 1 आया है यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। यानी दूसरे सवाल का आंसर भी हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ। चलिए देखो कितने आसान तरीके से हमारे सवाल सॉल्व होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप चिन्हों का सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे, यानी आप बोर्डमास रूल अप्लाई नहीं करेंगे, तो आपका सवाल पक्के में गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आ जाइए तीसरा सवाल। ठीक है, तो अब हम यहां पर हमारा जो तीसरा सवाल है इसको हल करते हैं। तो क्या है, 4 + 3, और यहां पर एक बड़ा वाला कोष्टक है, फिर है यहां पर 2 - 3, फिर इसके अंदर एक और कोष्टक है 4 भाग 2, और ये छोटा कोष्टक बंद और ये बड़ा कोष्टक बंद। ठीक, देखो अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे। यहां पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया इसमें दो दो कोष्टक हैं, पहले बड़े कोष्टक को हल करें कि छोटे को हल करें। तो भैया सबसे पहले बिल्कुल छोटे कोष्टक को हल किया जाता है, फिर उसके बाद में उससे बड़े कोष्टक को, फिर उसके बाद में उससे बड़े कोष्टक को। ठीक है, तो कोष्टक के अंदर अगर कोष्टक है तो सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर उससे बड़ा कोष्टक, फिर उससे बड़ा कोष्टक। ठीक है, ऐसे हमें हल करना है। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक है ये वाला, तो सबसे पहले इसी को हल करेंगे। तो यहां पर है हमारा 4 + 3, और ये हमारा कोष्टक। अब देखो यहां पर क्या है, 2 - 3। अब इस कोष्टक को हमें हल करना है, तो 4 भाग 2 है, तो 4 में 2 का भाग लगाना है, कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 4 में अगर हम 2 का भाग लगाएं कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो ये हमने लिख दिया यहां पर 2, और ये कोष्टक बंद और ये बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, अब इसके बाद में ये वाली जो सिचुएशन है ये कौन सी है, ये ऑफ वाली। ठीक है, तो इन दोनों को हल कर लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा, देखो हमारा 4 + 3, यहां पर आ गया हमारा 2 माइनस, इन दोनों को गुणा करो, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये हो गया हमारा 6, और ये कोष्टक बंद। ठीक, अब हमारा देखो छोटा कोष्टक हल हो चुका है। अब इसके बाद में बड़ा कोष्टक आता है, तो इन दोनों को भी हल करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा 4 + 3। अब इन दोनों को हल करिए, तो माइनस के 6 में से 2 जाएंगे। देखो बड़ी संख्या काय की है, माइनस की है, तो सबसे पहले माइनस लगा दो, और 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद में ध्यान से देखो, अब ये कौन सी सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन है, यानी 2 का 4, 2 का 6, इस तरीके की वाली। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा कर दो। तो देखो भाई सबसे पहले तो देखो यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस है, और माइनस प्लस का गुणा किया जाता है तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 4 × 3 = 12, तो ये आ जाएंगे -12। ठीक, और इसके बाद में यहां पर क्या है, 4 है, तो ये आ जाएगा हमारा 4। अब 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे भैया, 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो यहां पर लग जाएगा माइनस, यानी हमारा आंसर हो जाएगा -8। ठीक है, समझ में आ गया, यानी इस सवाल का आंसर हो जाएगा -8। ठीक, चलिए अब एक और सवाल है, क्योंकि भैया सभी तरह का आपका जो कंफ्यूजन है उसको दूर करना पड़ेगा, सभी डाउट आपके क्लियर करने पड़ेंगे। तो एक सवाल आपको और करवा देता हूं। ये जो सवाल है इसको ध्यान से देखिएगा। ये सवाल है, देखो सबसे पहले क्या है, 2, इसके बाद में यहां पर कोष्टक है 3, और इसके बाद में एक और कोष्टक है 4 - 3 + 5, और कोष्टक बंद, यहां पर है भाग, और ये 2, और ये कोष्टक बंद। ठीक, अब इसमें भी हमें क्या करना है, बोर्डमास रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या है, कोष्टक, तो सबसे पहले सबसे अंदर वाला कोष्टक हल होगा, यानी ये वाला कोष्टक। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले इन दोनों को हमें हल करना है, तो इसके अंदर भी 2 चिन्ह है, यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है। तो पहले माइनस करें या प्लस करें, तो भैया यहां पर देखो पहले प्लस किया जाता है फिर माइनस किया जाता है, तो पहले क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। यानी देखो यहां पर है प्लस का 5, और यहां पर क्या है, ये भी प्लस का 4 है, तो प्लस प्लस वाली संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 5 और 4 हो जाएंगे 9, तो ये हमने लिखा 9, और यहां पर क्या है, माइनस का 3 है, तो ये हमने लिख दिया -3, और ये कोष्टक हमने कर दिया बंद। और यहां पर क्या है, भाग 2 है, तो ये हमने लिखा भाग 2, और ये कोष्टक बंद। अब इस तरफ कौन सी संख्या है, यहां पर क्या है, 3 है, और ये बड़ा कोष्टक, और यहां पर क्या है, 2 है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। हमने कुछ भी नहीं किया है, अभी क्या किया है, 5 और 4 को जोड़ा। देखो ये 5 प्लस का है और ये 4 प्लस का है, तो 5 4 हो जाएंगे 9, और माइनस का 3 है तो हमने माइनस का 3 लिख दिया। यहां पर है भाग 2, और यहां पर ये 3 था और ये बाहर हमारा 2 है, यही हमने किया है। अब देखो क्या करेंगे, अब इनको घटाएंगे, तो 9 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 9 में से 3 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 6। ठीक है, और ये 6 कोष्टक के अंदर है, और ये 3 के साथ यहां पर गुणा में है, और यहां पर क्या है, भाग,
और ये 2 है और ये कोष्टक और यहां पर ये 2 है, ये हमने 2 लिख दिया। यहां तक समझ में आ गया। अब ये कौन सी सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन है। तो 3 और 6 का गुणा करेंगे, 3 18 हो जाएगा, तो ये हो गया 18 और यहां पर है हमारा भाग 2 और ये कोष्टक बंद, ठीक है, और यहां पर 2 है तो हमने 2 लिखा। यहां तक समझ में आया। अब 18 में 2 का हमें भाग लगाना है, तो 2 से 18 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 नाम 18, 9 बार जाएगा, तो हमने लिखा 9 और यहां पर ये 2 है तो ये आ गया हमारा 2। अब 9 और 2 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो यहां पर आ गया 18 और ये जो 18 है यही 18 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो बोर्डमास रूल में इसी तरह के सवाल आते हैं। अगर इस तरह के सवाल आपको हल करना आ गया ना, तो आप गणित में बहुत ज्यादा आगे जाएंगे, क्योंकि इस तरह के सवालों में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होता है। चिन्हों की गलती सबसे ज्यादा करते हैं, इसलिए सवाल उनके क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो बोर्डमास रूल आप समझ गए। इसके बाद में हमारा अगला कॉन्सेप्ट है समीकरण। बच्चों को इस तरह के समीकरण हल करने में भी बहुत ज्यादा समस्या आती है। ठीक है, तो इस तरह के समीकरण हल करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, और ये जो समीकरण है ना, ये भी आपकी जितने भी आगे आप पढ़ते जाएंगे ना गणित में, अगर आपने मान लीजिए 11वीं 12वीं के बाद में अगर आपने गणित ही लिया, यानी आपने ग्रेजुएशन भी गणित से की, तो ये चीज आपका कभी पीछे नहीं छोड़ने वाली, ये चीज और भी ज्यादा क्रिटिकल होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको सीखना है, बहुत जरूरी है। यहां पर देखो क्या है, 3x + 5 बराबर यहां पर क्या है, 25 है। तो यहां पर हम लिखेंगे 3x + का 5 बराबर यहां पर है 25। यहां पर इस सवाल में हमें करना क्या है, ये जो x है ना, इस x की वैल्यू हमें निकालना है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखो हमें जिसकी भी वैल्यू निकालना है, इसकी जगह पर अगर y होता, z होता, कुछ भी होता, जिसकी भी अगर हमें वैल्यू निकालना है ना, उसको कर लो एक साइड, बाकी संख्या को एक साइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो यहां पर है 3x, तो ये हमने लिखा 3x, यहां पर क्या है, प्लस का 5 है तो हमने लिखा 5। ठीक है, अच्छा इसको यहां पर नहीं लिखेंगे, ये हो गया हमारा 3x, ये बराबर है ना, तो यहां पर लगा देते हैं हम क्या, बराबर। ठीक है, यहां पर हम लगा देंगे बराबर। अब यहां पर क्या है 25, तो ये हो गया हमारा 25 और ये जो 5 यहां पर काय का था, प्लस का था। ठीक है, तो इस 5 को हम उस तरफ ले जाएंगे, बराबर के उस तरफ अगर कोई संख्या जाएगी तो वो उसका चिन्ह उल्टा हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहां पर है प्लस, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर आ गया हमारा 3x बराबर 25 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, ये बचेंगे हमारे 20। ठीक है, 20 बचेंगे तो हमने लिख दिया 20। अब देखो ये जो x है, 3 जो है वो x के साथ में क्या है, गुणा में है। ठीक है, तो यहां पर ये संख्या गुणा में है, अगर हम इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये काय में चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। गुणा की संख्या बराबर की उस तरफ जाती है तो भाग हो जाती है, भाग की संख्या उस तरफ जाती है तो गुणा में चली जाती है। ठीक है, मतलब चिन्ह क्या हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर x का x ही रहेगा बराबर, यहां पर है 20 और ये जो 3 इसके साथ में गुणा में था, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा भाग में, यानी 20/3, यानी x की वैल्यू हमारी निकल करके आ गई है, वो कितनी है, 20/3 है। आया समझ। चलिए अब इससे थोड़ा सा हम कठिन सवाल करते हैं। अगला सवाल जो है इससे थोड़ा सा लेवल ज्यादा है उसका। ठीक है, तो अब अगले सवाल को देखो, यह है हमारा 5x + 3x बराबर है 6x + का 4। ठीक, अब यहां पर भी हमें x की वैल्यू निकालना है, तो x जिन संख्याओं के साथ है उन संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे, यानी x वाली संख्याओं को एक तरफ, बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ। ठीक है, तो यहां पर हो गया हमारा 5x + का 3x और ये जो 6 है इस तरफ काय का है, प्लस का, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा -6x और बराबर में कितना है, 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 4। ठीक, अब क्या करना है, अब देखो ये सभी संख्याएं काय की हैं, x वाली हैं, तो जो प्लस में है उनको जोड़ लो, जो घटाना है उनको घटा दो। तो 5x और 3x कितने हो जाएंगे, 8x, तो ये हमने लिख दिए 8x और यहां पर क्या है, -6x है, तो ये हमने लिख दिया -6x और बराबर में क्या है, 4 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 8x में से 6x हमें घटाना है, तो कितने बचेंगे, 8 में से 6 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 2x, तो ये हो गया 2x और बराबर में कितना है, 4 है। ठीक, अब 2 जो है वो x के साथ में गुणा में है, तो यहां पर क्या करेंगे भैया, x को यहीं पर रहने देंगे और जो 2 इसके साथ गुणा में है ना, इसको इस तरफ भेज देंगे तो ये काय में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो ये आ गया हमारा 4 और 2 को यहां पर हम नीचे ले आएंगे तो ये आ गया हमारा 2। अब 4 में 2 से भाग लगा दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में चला गया,
तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, यानी हमारी x की वैल्यू आ गई है कितनी, 2 आ गई है। आया समझ में? देखो कितने सिंपल तरीके से ये सवाल हमारे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी यहां से हटा देते हैं और अगले सवाल को हल करते हैं। अब अगला सवाल है हमारा, देखो अब यहां पर देखो संख्याएं क्या थी, सिंपल सी थी। अब यहां पर देखो संख्याएं बटे में आ गई। अब बटे की संख्या को कैसे करेंगे, तो इसको भी समझो। देखो क्या है, 2/5 है। ठीक है, तो ये हम यहां पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2/5। ठीक, यहां पर है x प्लस का 3 और बराबर में क्या है, 4 है, तो हमने लिख दिया यहां पर क्या, 4 लिख दिया है। ठीक है, अब देखो x वाली संख्या को एक तरफ, बिना x वाली संख्या को एक तरफ कर देंगे। तो x वाली संख्या क्या है, यहां पर देखो 2/5 और ये x बराबर, ये जो 3 है देखो यहां पर काय का है, प्लस का, इसको उस तरफ भेजेंगे काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारा 4 है तो 4 ही रहेगा, और ये जो प्लस का है इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, तो यहां पर आ गया हमारा 2/5x बराबर 4 में से 3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहां पर आ गया हमारा 1। ठीक, अब देखो भैया यहां पर देखो 2/5 है, यानी 5 यहां पर काय में है, भाग में है, तो अगर इसको हम इस तरफ भेजेंगे तो ये काय में चला जाएगा, यहां पर गुणा में चला जाएगा। तो ये आ गया हमारा क्या, 2x बराबर 5 यहां पर भाग में था, इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये गुणा में, और 5 का गुणा 1 में होगा तो 5 एकम 5 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, यहां पर x के साथ में 2 क्या है, गुणा में है, तो यहां पर गुणा में है, इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा हमारा 5/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितने सिंपल तरीके से हमने इसको भी निकाल लिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल है हमारा, इसको हम कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। यानी 2/3x प्लस का 5/2x और बराबर में 8 है, इसमें भी x की वैल्यू निकालना है। तो ये आ गया हमारा 2/3x प्लस का हो जाएगा 5/2 और ये x और बराबर में आ गया हमारा 8। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें क्या है, x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, तो x को क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। तो हमने x को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहां पर देखो 2/3 बचेगा, और यहां पर हमारा आ गया प्लस, और यहां पर आ गया हमारा कितना, 5/2। ठीक, और ये कोष्टक हो गया बंद, और बराबर में कितना है, 8 है। ठीक है, यहां तक आया समझ में? अब देखो हमने भिन्न का जोड़ किया था ना, वैसे ही इसका भिन्न का जोड़ हमें कर लेना है। तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो देखो डायरेक्टली मैं आपको सोल्व करने का तरीका बता देता हूं। देखो इस तरह का अगर आ जाए तो आपको कैसे सोल्व करना है, तो इन दोनों का गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये हमने लिखा 6। ठीक है, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर देखो 2 दूनी 4, तो हमने लिखा 4, यहां पर प्लस है तो प्लस, इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 दिया हो जाएगा 15, तो हमने लिखा 15। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पर है x और बराबर में कितना है, 8 है। ठीक है, यहां पर 15 और 4 कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे, तो आ गया 19, और बटे में आ गया हमारा 6, और ये जो x है इसका गुणा हो जाएगा, इसमें दिया जाएगा x और बराबर में आ जाएगा हमारा 8। यहां तक समझ में आया? हमने क्या किया, देखो भैया 3 दूनी 6 हो गया तो हमने 6 लिखा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी हो गया 4, 5 दिया हो गया 15, 15 और 4 को जोड़ा 19 आया, और बटे में 6 और x गुणा कर दिया, x आ गया, और बराबर में हमारा 8 है, तो 8 ही है। ठीक है, चलिए अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर ये क्या है, 6 इसके भाग में है, अब 6 भाग में है तो इसको उस तरफ भेजेंगे, काय में चला जाएगा, गुणा में। तो यहां पर देखो ये हो गया हमारा 19 और x इसके साथ में है, बराबर 6 का गुणा 8 में करो, कितना हो जाएगा, 8 6 48, तो ये आ गया हमारा 48। ठीक है, अब 19 जो है वो x के साथ में गुणा में है, इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 48, और 19 जो है इसके बटे में आ जाएगा, तो 48/19 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी x की वैल्यू आ गई है हमारी 48/19। यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा औसत। ठीक, ध्यान से समझिएगा, औसत होता क्या है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि औसत आखिर होता क्या है और औसत को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो औसत क्या होता है, कैसे हम इसको निकालते हैं, इसको अभी मैं आपको ध्यान से समझाता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया हमारा, देखो औसत, जैसे कि आपके पापा मान लीजिए कहीं पर काम करते हैं। ठीक है, कभी मान लीजिए वो 200 रुपए कमाते हैं, कभी मान लीजिए 300 रुपए कमाते हैं, कभी 600 कमाते हैं, कभी 800 कमाते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपके पापा जी
एक दिन में कितना रुपया कमाते हैं। अब भाई फिक्स तो है नहीं, कभी 200 भी कमा लेते हैं, कभी 150 कमाते हैं, कभी 500 कमाते हैं। तो आप क्या बताएंगे कि 200 कमाते हैं? नहीं भाई, कभी 500 भी कमाते हैं। तो आप क्या करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे, फिर बताएंगे कि भैया इतना कमाते हैं। ठीक है, तो औसत वही चीज होती है कि औसत, अब औसत हम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई एक दिन में इतना कमाते हैं। ठीक है, जैसे देखो मान लीजिए एक दिन में 2 रुपए कमाया, एक दिन में 5 कमाया, एक दिन 4 कमाया, एक दिन 1 कमाया, एक दिन 6 कमाया, एक दिन 6 कमाया। तो अगर कोई पूछे कि भैया एक दिन कितना कमाया, तो आप भैया या तो आप 6 बताएंगे या 1 बताएंगे, कोई फिक्स नहीं है। तो हम वो फिक्स नंबर निकालेंगे कि एक दिन में कितना कमाते हैं, उसी को हम बोलते हैं औसत। ठीक है, तो औसत कैसे निकालेंगे, ये जो संख्या इनको जोड़ दो। कितनी संख्या है, 2 + 5 + 4 + 1 + 6 + 6। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब इसके बटे में ये कितनी संख्या उनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, तो बटे में लिख दो 6। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ो, 5 और 2 7, 7 4 हो जाएंगे 11, 11 1 12, 12 6 18, 18 और 6 24। तो ये हो गया हमारा 24 और बटे में आ गया हमारा 6। अब 6 से भाग लगा दो, 6 एकम 6 और 6 चौके 24 यानी 4। यानी अब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया कितना रुपया कमाते हैं, तो आप बोलेंगे कि एक दिन में 4 रुपया कमाते हैं। ठीक है, अगर आप 4 4 करके इनको जोड़ेंगे, यानी हर दिन अगर आप 4 लिखेंगे, तो वो पूरा का पूरा एवरेज निकल करके आ जाएगा कि भैया 6 दिन में उन्होंने क्या किया, 4 4 रुपए ही कमाया। तो इसको हम बोलते हैं औसत। ठीक है, इसी प्रकार से एक और ये है, तो इसको भी कैसे करेंगे, सभी को जोड़ो, यहां पर हम जोड़ेंगे इस प्रकार से। ठीक है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 है, तो यहां पर हम बटे में लिख देंगे 5। ठीक, इनको जोड़ो तो देखो 10 और 6 16, 16 4 20, 20 और 7 हो जाएंगे 27, 27 और 3 हो जाएंगे 30। तो ये हो गया 30 और बटे में आ गया 5, 5 से भाग लगाओ, 5 छक्का 30, तो यहां पर आ गया हमारा औसत कितना, 6 आ गया। ठीक है, अब औसत के आपके सामने इस तरीके का सवाल भी आ सकता है। ठीक है, जैसे कि एक आदमी हफ्ते में 8 दिन काम करता है। ठीक है, कितने दिन काम करता है, 8 दिन काम करता है, और क्रमशः एक दिन वो मान लीजिए 300 रुपए कमाता है, एक दिन 400 कमाता है, एक दिन 150 कमाता है, एक दिन 50 कमाता है, एक दिन 100 कमाता है, एक दिन 150 कमाता है, एक दिन 250, एक दिन 200। तो इसकी औसत कमाई क्या होगी, अगर हम इसकी एक दिन की कमाई निकालें कि एक दिन की कमाई क्या होगी, तो वो हमें बताना, और वही होगा क्या, औसत। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा औसत बराबर, ठीक है, औसत बराबर क्या आ जाएगा, सभी संख्याएं का योग। ठीक है, और बटे में आ जाएगा कुल संख्या, यानी कुल जितनी भी संख्याएं वो। ठीक है, तो सभी संख्या क्या है, देखो 300 है, प्लस यहां पर है 400, ये हमने लिखा 400, प्लस यहां पर है हमारा 150, फिर यहां पर है 50, प्लस फिर है यहां पर 100, तो ये आ गया 100, प्लस फिर क्या है 150, तो ये आ गया 150, प्लस फिर है हमारा 250 और फिर है हमारा 200। ठीक, अब यहां पर देखो उसने कितने दिन काम किया, उसने हफ्ते में 8 दिन काम किया, यानी पूरे हफ्ते काम किया उसने। ठीक है, तो 8 दिन काम किया, यहां पर हफ्ते नहीं, यहां पर क्या होगा, महीने में। ठीक है, उसने महीने में 8 दिन काम किया। ठीक है, तो 8 दिन की कमाई लिखी हुई है, तो हमें यह बताना है उसकी औसत कमाई कितनी है, यानी औसत एक दिन की कितनी कमाई है। तो 8 दिन बोला था, तो 8 का हमने भाग लगा दिया। अब इन सभी को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो 400 और 300 700, ठीक है, 700 और 150 और 50 कितने हो जाएंगे, 200। तो 700 और 200 कितने हो जाएंगे, 900, 900 और 100 कितने हो जाएंगे, 1000। ठीक है, तो 1000 और इसके बाद में 200 कितने हो जाएंगे, 1200, और यहां पर देखो 250 और 150 कितने हो जाएंगे, यहां पर 400, 12 और 400 कितने हो जाएंगे, 1600। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 1600 और बटे में आ गया हमारा 8। ठीक है, अब 8 से भाग लगा दो, 8 एकम 8, यहां पर आ जाएगा हमारा 8 दूनी 16 और 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो लगा दी, यानी 200। तो अगर वो औसत अगर इसका निकाला जाए तो वो 200 रुपए रोज कमा रहे थे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। चलिए, हमारा अगला कॉन्सेप्ट है प्रतिशत। ठीक है, तो सबसे पहले देखो प्रतिशत के इतने सारे सवाल हम सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि प्रतिशत होता क्या है। ठीक है, तो प्रतिशत का चिन्ह होता है ये। अगर इस चिन्ह की अगर हम वैल्यू की बात करें कि भाई इस चिन्ह का मान क्या होता है, तो जहां पर भी ये चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या है, 1/100 है। ठीक है, समझ में आया। प्रतिशत के चिन्ह का ही मतलब है 1/100, ये आपको समझ लेना है। ठीक है,
और यहां पर इस चीज को अगर आप समझ गए तो प्रतिशत के जितने भी सवाल है वो आप यूं चुटकी बजाते ही सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसको हम सवाल के माध्यम से ही समझते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहां पर क्या है, 400 का 20%। ठीक है, 400 का 20% हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं भैया 400 का 20% ये हमें निकालना है। ठीक, देखो जहां पर भी प्रतिशत में का लिखा हो ना वहां पर आपको गुणा लगा देना है, आपका सवाल हो जाएगा। देखो कैसे होगा, सबसे पहले देखो हमने लिखा 400, तो ये हो गया हमारा 400, का के स्थान पर लगा देते हैं गुणा, यहां पर कितना है 20, तो ये हमने लिखा 20, और प्रतिशत के चिन्ह का मतलब मैंने बताया था कि जहां पर भी प्रतिशत का चिन्ह हो वहां पर 1/100 लगा दो, तो यहां पर हमने लगाया गुणा और 1/100। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो भैया 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अब जो जो बचा हुआ उसको लिख लो, तो यहां पर बचा हमारा 4 गुणा 20 गुणा 1। ठीक है, ये तो कट ही गया, अब इनका गुणा कर लो, तो यहां पर देखो 20 चौके हो जाएंगे 80, 80 एकम 80, तो ये आ गया हमारा 80, और यही 80 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है भैया, कुछ भी नहीं किया, का के स्थान पर गुणा लगाया, प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पर 1/100 लगाया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो इसको यहां से हटा देते हैं और अगले सवाल को हल करते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखो 2500 का 5% का 3%। अब यहां पर देखो परसेंटेज हमें यहां पर भी दिया गया है, यहां पर भी दिया गया है, जब दो जगह परसेंटेज हो तब कैसे किया जाएगा, अब इसको समझो। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, क्या है हमारा 2500 का 5% का 3%, ये हमें निकालना है। अब बहुत सारे बच्चे देखकर डर जाएंगे कि भैया परसेंटेज दो जगह है, एक जगह होता तो हम संभाल लेते, लेकिन दो जगह आ गया, आप क्या करेंगे। तो दो जगह जब भी आए तो कैसे करना है, सबसे पहले तो लिखा भैया ये हो गया 2500, का के स्थान पर गुणा लगाना, ये आपको पता है हमने लगा दिया। यहां पर क्या है 5, तो हमने 5 लिखा, परसेंटेज के चिन्ह जहां पर हो वहां पर 1/100 आपको लगा देना है, का के स्थान पर फिर से गुणा, यहां पर है 3, फिर से परसेंटेज मतलब फिर से 1/100 लगाना है, बस इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं भैया सॉल्व। तो देखो यहां पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, अब देखो यहां पर आ गया हमारा 25 गुणा 5। ठीक है, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद में 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3 आएगा, और बटे में 100 है, तो ये आ गया हमारा बटे में कितना 100। ठीक है, अब देखो भैया यहां पर 25 से हम काटेंगे, 25 एकम 25 और 25 चौके 100। ठीक है, अब जो जो बचा हुआ उसको गुणा कर लो, तो 5 तिया हो जाएगा 15, तो ऊपर आ गया हमारा 15 और बटे में आ गया 4, यानी 15/4 जो है ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको और भी हल कर सकते हैं, 4 से भाग लगाएंगे, देखो 4 तिया 12, 13 14 15, 3 बचेंगे, तो हम दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 30, तो 4 7 28, यानी लगभग 3.7 इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे हमें करना है। चलिए इसको हटा देते हैं, अब अगले सवाल को हल करेंगे। अब अगला सवाल हमारा क्या है, देखो 30% का भिन्न रूप, यानी अगर आपको प्रतिशत में कोई सवाल दिया गया है उसको हमें भिन्न के रूप में बनाना है। ठीक है, तो भैया देखो 30% का हमें क्या करना है, भिन्न के रूप में लिखना है, जैसे 2/5 3/5 इस रूप में हमें बनाना है। तो कैसे बनेगा वो हमें यहां पर बताना है। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे 30 है, इसके परसेंटेज का चिन्ह लगा है, परसेंटेज के चिन्ह का मतलब मैंने क्या बताया 1/100, तो यहां पर 1/100 लिख दो, बस 1/100 जैसे ही लिखेंगे ये आपका भिन्न रूप में आ जाएगा। देखो 0 से 0 कट गया, यहां पर क्या है 3, 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 3 एकम 3, और बटे में 10 है, तो ये आ गया हमारा 10, 3/10 ये हमारा भिन्न रूप में आ गया। यानी कि 30% का भिन्न रूप क्या होगा, 3/10 होगा। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पर क्या है चौथा सवाल, अब इसको हल करते हैं। अब हमसे पूछा है कि 2/3 का प्रतिशत रूप, अभी हमने क्या किया था भैया, हमने प्रतिशत से भिन्न बनाया था, अब हमें भिन्न दिया गया है, भिन्न से हमें प्रतिशत बनाना है, तो क्या क्या करेंगे, ये आ गया हमारा कितना, ये आ गया हमारा 2/3 आ गया। ठीक है, अब 2/3 है, तो हमें क्या करना है, उसमें क्या किया था हमने 1/100 से गुणा किया था, तो हमारा क्या हो गया था प्रतिशत से भिन्न बन गया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें उल्टा करेंगे, यानी इसमें सीधे सीधे हम 100 का गुणा करेंगे, तो हमने 100 का गुणा कर दिया, 100 का गुणा ऊपर 2 में होगा कितना हो जाएगा 200, और बटे में आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो 3 से 200 में भाग लगाओ, तो यहां पर देखो भैया 3 18,
यहाँ पर 20 थे तो 2 बचेंगे, यहाँ पर फिर से 20 हो जाएंगे यानी तीछिंग 18, फिर से हमारे यहाँ पर 2 बचेंगे, पॉइंट लगा के 0, तीछिंग 18 यानी हमारा 66.66% ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? इस प्रकार से हम प्रतिशत भिन्न से प्रतिशत बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा एक और सवाल है। यहां पर देखो 15% का 15% का 15%, यानी हमें क्या करना है भैया, ये बताना है कि सबसे पहले तो 15% है, फिर इसका भी हमें क्या करना है, 15% निकालना है, फिर इसका भी हमें क्या करना है, 15% निकालना है। तो भैया ऐसे सवाल में स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो कैसे करेंगे देखिएगा, हमें क्या करना है, देखो यहां पर 15% है मतलब 15 गुणा 1/100, फिर से यहां पर का है मतलब गुणा, फिर से यहां पर क्या आ जाएगा 15 गुणा 1/100, भैया 15 ये लिखा, परसेंट का मतलब क्या है 1/100, फिर से का है तो फिर से गुणा, यहां पर आ जाएगा 15 और परसेंट का मतलब है 1/100। बस जैसे ही इसको हल करेंगे वैसे ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 5 से हम काट लेते हैं। देखो 5 तिया 15 और यहाँ पर 20 बार में चला जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं। ठीक, इसके बाद में देखो 5 तिया 15 और यहाँ पर 20 बार में कटेगा, 5 तिया 15 और 20 बार में ये कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो 3 का गुणा 1 में करेंगे, ये आ गया हमारा 3/20 गुणा, यहाँ पर भी हमारा कितना आ गया 3/20 गुणा, यहाँ पर भी आ गया हमारा 3/20। ठीक, इनका गुणा कर लो, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27। ठीक, तो ऊपर आ गया हमारा 27 और बटे में ये जो संख्या है इनका भी गुणा कर लो। तो सबसे पहले देखो क्या है, 3 जीरो है तो 1 2 3, तो ये हम लगा देते हैं यहाँ पर 3 जीरो। ठीक है, इनका गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8। ठीक, अब जैसे इससे भाग लगाएंगे हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है लाभ हानि। ठीक है, अच्छा लाभ हानि का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं लाभ हानि का मतलब क्या होता है। देखो हमने मान लीजिए कोई वस्तु खरीदी, हमने दुकान से कोई चीज मान लीजिए 100 रुपए की खरीदी और हमें बाद में पता चला कि यार ये चीज तो हमें 80 रुपए में मिल जाती, तो हमें क्या हुआ कि भैया हमने 100 रुपए में खरीद ली और वो चीज एक्चुअल में कितने की मिल रही थी 80 रुपए में, तो हमें क्या हुआ 20 रुपए की हानि हो गई। अच्छा, हमने मान लीजिए कोई चीज 80 रुपए की खरीदी और हमें बाद में पता चला कि यार इस दुकान पे तो ये चीज 100 रुपए की मिल रही है, तो हम कहेंगे कि यार हमें 20 रुपए का फायदा हो गया, हमें 20 रुपए का लाभ हो गया, क्योंकि भैया वहां पे ये जो चीज है ये 100 रुपए की मिल रही थी और हमने 80 रुपए में खरीद ली, तो ये होता है लाभ हानि। ठीक है, अच्छा लाभ हानि का एक हम एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज 1200 रुपए की खरीदी, ठीक है 1200 रुपए की खरीदी और आपने उसको मान लीजिए किसी को 1600 रुपए में बेच दी। ठीक है, 1200 ने आपने खरीदी और 1600 में आपने बेच दी, तो आपको क्या हुआ भैया 1600 रुपए में बेची तो आपको कितने का, लगभग 400 रुपए का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। भैया हमने खरीदी थी 1200 में, 1600 में बेच दी, तो हमें लाभ कितने का हो गया 400 रुपए का। अच्छा मान लीजिए हमने 1600 में खरीदी होती और 1200 में हम बेचते, तो हमें यहां पर 400 रुपए की क्या हो जाती, हानि हो जाती। इसे हम बोलते हैं हानि और लाभ। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित कुछ सवालों को हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एक सवाल है, एक दुकानदार ने एक पेन 120 रुपए में बेचा। ठीक है, एक दुकानदार ने क्या किया, एक पेन था उसके पास में, उसने 120 रुपए में उसको बेचा और उस पर उसे 20% का लाभ हुआ। अब यहां पर जो लाभ है ना वो प्रतिशत में दिया गया है। हमें यह बताना है कि भैया उसने जो है 120 रुपए में बेचा उसको, तो उसने खरीदा कितने में था, हमें यह बताना है। ठीक है, लाभ तो उसको हो गया 20% का, लेकिन हमें यह बताना है कि भैया उसने खरीदा कितने में था। ठीक है, तो इसका फार्मूला है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। ठीक है, तो जो जो चीजें हमें दी गई हैं उसको सबसे पहले हमें लिखना है। देखो यहां पर 120 रुपए में उसने बेचा, यानी जो विक्रय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य है वो हमें कितना दिया गया है 120 रुपए, यानी 120 रुपए में उसने बेचा, तो वो हो गया हमारा विक्रय मूल्य। अच्छा उसको लाभ कितना हुआ, 20% का लाभ हुआ, तो यहां पर हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर कितना 20%। हमें यहां पर क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है कि क्रय मूल्य कितना है, यानी खरीदा कितने में था। तो जो जो दिया गया है उसको इस फार्मूले में रख देते हैं। तो विक्रय मूल्य है हमारा 120 बराबर क्रय मूल्य हमें निकालना है, क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं x। ठीक, इसके बाद में यहां पर क्या है 1 प्लस लाभ का प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत कितना है 20, तो यहां पर हम लिखेंगे 20 और बटे में कितना है 100, तो हमने लिख दिया 100 और ये कोष्टक बंद।
अब इसमें हमें x की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू निकालने की हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये हो गया हमारा 120 बराबर x को ऐसा ही रहने देते हैं, इसको हल करते हैं। देखो 100 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 100, 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120 और बटे में कितना है 100, तो 120 बटे 100 हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है भैया, देखो जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब हमारे पास में क्या आ गया 120 बराबर 12 बटे 10, ठीक है। x को अंदर कर देते हैं तो 12 बटे 10 x हो गया। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं, तो ये तो है हमारा 120 बराबर, ठीक है, ये हो गया हमारा 12 बटे 10 x। अब देखो यहां पर जो 10 है ये यहां पर काय में है, भाग में, इसको इधर करेंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, यानी 120 में हम 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1200 बराबर यहां पर कितना हो गया 12x। ठीक, अब इसको और हल कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर खिसका लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया हमारा 1200 बराबर यहां पर देखो 12 जो है इसके साथ में गुणा में है तो 12x है। अब यहां पर गुणा में है, इसको इस तरफ लाएंगे, ये आ जाएगा भाग में, यानी 12 आ जाएगा हमारा नीचे और ये आ गया हमारा x। अब 12 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 12 एकम 12, यहां पर भी 12 एकम 12 और 0 0 कितना आ गया 100, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 100। यानी भैया उसने जो पेन खरीदा था वो उसने कितने में खरीदा था 100 रुपए में खरीदा था, उसने 120 रुपए में बेच दिया। ठीक है, आया समझ में। अच्छा, इसी तरीके का एक और सवाल भी आ सकता है। एक और सवाल हमने लिखा हुआ है यहां पर, देखो एक व्यापारी ने एक कुर्सी 1800 रुपए में खरीदी। एक कुर्सी जो थी उसने कितने में खरीदी 1800 रुपए में खरीदी और 1600 रुपए में बेच दी, तो उसे कितने प्रतिशत हानि हुई। अच्छा, हमें हानि का प्रतिशत यहां पर बताना है। तो जो जो चीजें हमें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। देखो उसने कुर्सी खरीदी कितने में 1800, यानी क्रय मूल्य, खरीदने को हम बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है भैया हमारा है 1800 रुपए, ठीक है। उसने बेची कितनी में 1600, तो विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 1600, ठीक है। इसके बाद में हमें यह बताना उसे कितने प्रतिशत हानि हुई। भैया देखो उसने खरीदा था 1800 में और 1600 में बेचा, तो उसको हानि तो हो गई, हमें यह बताना है कितने प्रतिशत हानि हुई। तो फार्मूला है हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे कुल लागत गुणा 100, ठीक है। तो सबसे पहले हानि निकाल लेते हैं, कितनी हानि हुई, हानि कितनी हुई। तो भैया उसने देखो 1800 में खरीदा था और 1600 में बेच दिया, तो क्या करेंगे 1800 में से 1600 को घटा देंगे और जो अंतर निकलेगा वो हमारी क्या निकल जाएगी, हानि निकल जाएगी। तो यहां पर 1800 में 1600 जाएंगे तो बचेंगे 200, यानी हानि हमारी कितनी आ गई है यहां पर 200 रुपए, ठीक है। अब इस फार्मूले में सारी वैल्यूज को रख देते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, सबसे पहले देखो यहां पर क्या है हानि, हानि कितनी है 200, तो ये हमने लिखा है यहां पर 200 बटे कुल लागत, कुल लागत मतलब कि जो हमारा क्रय मूल्य है वो, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है 1800, तो ये आ गया हमारा 1800, ठीक है। इसके बाद में गुणा यहां पर कितना आ गया 100, ठीक है। चलिए अब देखो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो ये आ गया हमारा 2 बटे 18 गुणा यहां पर आ गया हमारा 100, ठीक है। अब 2 का गुणा 100 में हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 200 और बटे में आ गया हमारा 18। अब इसको काट लीजिए, तो देखो भैया 2 नाम 18 और यहां पर 2 एकम 2 और 0 0, ठीक। इसके बाद में यहां पर 9 से हम इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, यहां पर भी देखो 9 एकम 9 10 थे तो एक बचेगा, यहां पर फिर से 10 हो जाएंगे, तो 9 एकम 9, ठीक। इसके बाद में पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ाएंगे, 9 एकम 9 9 एकम 9, यानी हमारा आ जाएगा 11.11, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा हानि प्रतिशत। आया समझ में, हमने क्या किया सारी वैल्यूज को इस फार्मूले में रखा और हमारा आंसर निकल करके आ गया है, ठीक है। तो हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो है उसको समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है दशमलव, यानी दशमलव की संख्याओं को जोड़ना, दशमलव की संख्याओं को घटाना, दशमलव की संख्याओं को गुणा करना और दशमलव की संख्याओं को भाग करना यहां पर हम सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं। जैसे हमें एक सवाल दिया गया है 25.04, इसमें हमें जोड़ना है 9.005। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यार जोड़ना ही तो है, जोड़ तो हम देंगे, लेकिन वो गलती क्या करते हैं, जैसे यहां पर लिखा है कि भैया 25.04 में हमें 9.005 को जोड़ना है, तो वो क्या करते हैं सबसे पहले लिखेंगे 25.04 और इसमें जोड़ देंगे 9.005,
ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके से जोड़ेंगे तो आपका सवाल 100% गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अभी मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, जब भी हम दशमलव की संख्याओं को जोड़ते हैं ना, तो दशमलव की सीध में ही दशमलव को रखना है। अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो सवाल गलत होगा। ठीक है, अच्छा, जोड़ने का सही तरीका क्या है उसको समझो। जैसे हमने लिखा 25.04, तो हमने लिख लिया यहां पर। अब दूसरी संख्या जो हम लिखेंगे ना, सबसे पहले उसके नीचे हम दशमलव को ही लगाएंगे। सबसे पहले दशमलव लगाएंगे। अब दशमलव के इस साइड जितनी संख्या उनको लिखेंगे, क्या है, 005। ठीक है, अब दशमलव के इस साइड क्या है, 9 है, तो यहां पर लिखेंगे 9। अब हम इसको जोड़ेंगे, तब हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। तो ये हो गया हमारा 5, यहां पर है 4, तो ये आगे हमारा 4, ये 0 है तो आगे 0, दशमलव के नीचे लिखेंगे दशमलव, 9 और 5 14, 14 की 4 हासिल 1, 2 और 1 हो जाएगा हमारा 3। ये जो आया है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इस तरीके से दशमलव संख्याओं को जोड़ा जाता है। ठीक है, अच्छा, घटाएंगे तब कैसे करेंगे, तो यहां पर एक घटाना का सवाल भी है, ध्यान से देखो। घटाना का सवाल है 9.8001 माइनस 5.07। इसको हमें क्या करना है, घटाना है। तो सबसे पहली संख्या को तो जैसा का तैसा लिखेंगे, 9.8001, ये हमने लिख दिया। अब इसको हमें घटाना है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे दशमलव। अब दशमलव के इस साइड क्या है, 0.7 है, इस साइड क्या है, इस साइड है 5। अब हमें क्या करना है, इनको घटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो भाई, 1 का 1 आ जाएगा, 0 की 0 आ जाएगी। अब 0 में से 7 तो जाएगा नहीं, एक उधार लेंगे, यहां पर हो जाएगा 10, 10 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेंगे। अब यहां से एक उधार लिया था, यहां पर कितने बचे, 7, 7 में से 0 जाएंगे तो 7 ही बचेगा। यहां पर दशमलव तो दशमलव। अब 9 में से हमें 5 को घटाना है, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो बचेंगे 4। तो ये हमारा आंसर निकल करके आ गया है। तो जब भी आपको दशमलव को जोड़ना हो या घटाना हो, तो हमेशा दशमलव के नीचे आपको दशमलव को रखना है, तब आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। अब आते हैं हम दशमलव के गुणा और भाग पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका गुणा करना है। तो नॉर्मली हम जैसे गुणा करते हैं ना, सेम वैसे ही गुणा करना है, बस दशमलव का थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको मैं अभी आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखो गुणा करते हैं। तो 5 का गुणा 5 में होगा। ठीक है, गुणा कैसे करते हैं, देखो ये जो 5 है इसका गुणा इन दोनों के साथ होगा, फिर 3 का गुणा भी इन दोनों के साथ में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 5 का 5 में करते हैं, कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, तो 25 की 5 हासिल आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, फिर इसके बाद में 5 नाम 45, 45 और 2 कितने हो जाएंगे, 46, 47, तो यहां पर हम लिखेंगे 47। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद में एक अंक का क्लियर हो गया, इसके नीचे एक क्रॉस लगा देंगे। अब 3 का करेंगे, 3 का 5 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, 15 की 5 हासिल 1। ठीक है, 3 नाम 27 और 1 28, तो ये हमने लिखा 28। ठीक, अब क्या करना है, इनको जोड़ देना है। तो ये है 5 का 5, 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12, 12 की 2 हासिल 1, 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 की 3 हासिल 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो ये हमने लिखा 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अभी इसमें दशमलव लगाना बाकी है, तो दशमलव कैसे लगाएंगे, देखो यहां पर है कितने अंकों के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद है, तो यहां पर लिखेंगे 1, यहां पर कितने अंक के बाद है, 1 के बाद, तो यहां पर लिखेंगे 1, इन दोनों को जोड़ दो, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 2 अंकों के बाद यहां पर दशमलव लगेगा, 1 2 यहां पर, तो यहां पर हम दशमलव लगा देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से भाग है, हमें 2 से 9.537 में हमें क्या करना है, भाग लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, देखो नॉर्मली जैसे हम भाग लगाते हैं, भाग सेम वैसे ही लगेगा, लेकिन दशमलव का थोड़ा सा फर्क है, उसको आप समझ लीजिए। देखो सवाल को लिख लेते हैं, देखो क्या है, 2 से हमें भाग लगाना है 9.5372 इसमें। ठीक, तो सबसे पहले देखो 2 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि या तो हमारा 9 आ जाए या 9 से कम आए, 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो 10 तो ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार पढ़ेंगे, 2 चौके 8, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर आता है 8, तो 8 लिखेंगे यहां पर। अब इसको हम घटाएंगे तो 9 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे, 1 बचेगा, तो ये हम लिख देंगे यहां पर 1। ठीक, अब यहां पर है दशमलव, तो सबसे पहले भैया आंसर में यहां पर लगा देंगे हम दशमलव, फिर इसके बाद में अगला नंबर क्या है, 5, 5 को यहां पर उतारेंगे। ठीक, अब 2 का पहाड़ा फिर से कितनी बार पढ़े कि हमारा 15 आ जाए या 15 से कम आए, 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो 2 सत्ते हो जाएगा 14, तो यहां पर लिखेंगे 14। अब इसको घटाइए, 15 में से 14 जाएंगे तो 1 बचेगा,
ठीक है। अब इसके बाद में अगला नंबर क्या है 3, तो ये हमने उतारा 3। तो अब यहां पर देखो फिर से हमें इतनी बार पढ़ना है कि या तो 13 आ जाए या 13 से कम आए, 13 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 6 12, 6 बार में आ जाएगा। तो यहां पर 2 6 12 हम लिखेंगे, इसको घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 1 बच गया है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसका अगला नंबर क्या है 7, तो 7 को हम उतारेंगे। अब फिर से हम कितनी बार पढ़ें, तो 2 8 16, तो 2 8 16 हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 17 में 16 जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला नंबर उतारेंगे 2, तो ये आ गया 2। अब 2 का पहाड़ा फिर से कितनी बार पढ़े कि हमारा 12 आ जाए, तो 2 6 12, 6 बार में आ जाता है, ये लिखेंगे हम 6, ये आ गया हमारा 12, घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये हमारा आंसर निकल करके आ चुका है। तो जब भी आपको दशमलव संख्या का भाग करना हो तो पहली संख्या को हल करेंगे, फिर जहां पर भी दशमलव आएगा उस जगह पर हम आंसर में भी क्या करेंगे, दशमलव को लगा देंगे। ठीक है, आया समझ में। तो आप दशमलव संख्याओं का भी सीख चुके हैं। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है गुणनखंड। अच्छा, गुणनखंड क्या होता है, देखो जैसे हमें कोई एक बड़ी संख्या दी गई है, उसके हमने टुकड़े कर करके लिख दिए, उसी को हम बोलते हैं गुणनखंड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लिखा है 8, ठीक है। अब 8 की अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा भैया, देखो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2, भाई 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। फिर इस 4 के भी टुकड़े कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 2 गुणा 2, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहां पर गुणा 2। तो 8 के हमने टुकड़े करके लिख दिए, ये क्या है 8 के गुणनखंड है। इसी प्रकार से ये संख्याएं हमें दी गई हैं, इनके गुणनखंड हमें करके दिखाना है कि इनके गुणनखंड क्या होंगे। ठीक है, चलिए तो इसको यहां से हटा देते हैं और गुणनखंड करना सीखते हैं। जैसे हमारा है 1024, इसके हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना है। सबसे पहले 2 से नहीं जाएगा तो 3 से नहीं जाएगा 5 से नहीं जाएगा तो 7 से नहीं जाएगा तो 11 से। इस प्रकार से अभाज्य संख्याओं से हमें भाग लगाते हुए चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से लगाते हैं, 2 पंजे 10, यहाँ पर 2 है, 2 एकम 2, और यहाँ पर 4 है, 2 दूनी 4। फिर 2 से लगा देते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ पर 5 है तो 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 11, तो 2 पंजे 10, अब 11 थे तो 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे कितने 12, तो 2 6 12। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 एकम 2, अब यहाँ पर 5 है तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 16, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे 2 6 12, और यहाँ पर 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 एकम 2, 3 थे तो 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 12, 2 6 12। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना 2 8 16। फिर 2 से करेंगे 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, नीचे एक नहीं आ जाता तब तक हम करते रहेंगे। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं ये क्या है, 1024 के गुणनखंड है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 1024 के जो गुणनखंड हैं वो देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हमारा 2 कितनी बार है, 10 बार है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि 2 की घात 10। ठीक, यानी इसके गुणनखंड क्या है, 2 की घात 10 है, यानी 2 जो है वो 10 बार हम गुणा करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होता है गुणनखंड। चलिए अब एक और सवाल करवा देता हूं आपको गुणनखंड का, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला है 729। ठीक, इसके भी कर लेते हैं। सबसे पहले देखो भाई, इसमें देखो 2 से तो जाएगा नहीं, इसमें 3 से चला जाएगा, तो चलिए 3 से करते हैं। तो यहाँ पर 7 है तो देखो 3 दूनी 6, 7 थे तो 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 12, तो 3 चौके 12। अब यहाँ पर 9 है तो 3 तिरका 9। ठीक, अब देखो भैया अब कैसे जाएगा, तो 4 3 7 और 2 9, फिर से 3 से चला जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 8 थे तो 2 बचेंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 21, 3 7 21। फिर 3 से करेंगे 3 नाम 27। फिर 3 से करेंगे 3 तिरका 9। फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। तो ये जो 3 3 आए हैं ये क्या है, 729 के गुणनखंड है। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, 6। ठीक है, तो 3 की घात 6 लिख देंगे, ये हमारे 729 के गुणनखंड है। ठीक है, और ये जो सवाल है इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, यानी कि वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। देखो जैसे कि यहां पर मान लीजिए एक संख्या लिखी हुई है 11। ठीक है, 11 के ऊपर घात लगी हुई है 2,
यानी हमें 11 का वर्ग करना है। वर्ग का मतलब होता है भैया 11 की घात 2 है, मतलब 11 को हमें 2 बार गुणा करना है और जो भी आएगा वो क्या होगा, 11 का वर्ग होगा। ठीक है, तो 11 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 11 का, तो ये हो जाएगा हमारा 121। यानी 11 का अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो 121 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 11 का वर्गमूल निकालो, ठीक है, ये तो हो गया वर्ग, ठीक है, वर्गमूल क्या होता है कि वापस से इसको इस रूप में लाना, यानी 121 का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो वो क्या होगा, 11 होगा। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, तो इसी को हम यहां पर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं वर्ग करना। ठीक है, यानी हमें यहां पर मान लीजिए 11 का वर्ग निकालना है, इसके बाद में 12 का और फिर 16 का। ठीक है, तो 11 का तो सीधा सीधा है भाई, 11 का वर्ग है, तो हमें क्या करना है, 11 को सीधे सीधे 2 बार लिख करके गुणा कर देना है, तो वो आ जाएगा हमारा 121। ठीक है, यानी 11 का वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा 121। ठीक है, तो ऐसे तो आप निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपके सामने कोई ऐसी संख्या आ जाए जो आसानी से ना निकले तो उसका कैसे निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से। जैसे हमें 12 का वर्ग निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 12। ठीक है, इसका हमें वर्ग निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर 2 है ना, 2 का वर्ग करो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहां पर हम लिख देंगे 0 4, क्योंकि हमें 2 अंक चाहिए यहां पर। ठीक है, यहां पर है 1, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सभी का गुणा करना है, यानी 2 एकम 2, देखो इन सभी का गुणा करना है, यानी 1 का, 2 का और 2 का, तो 1 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 हो गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 4 को एक अंक छोड़ के जोड़ देंगे, यानी इसको छोड़ के 4 को यहां पर जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहां पर 4 का 4, 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 होगा और 1 का 1, यानी 144 आ गया। ये 144 क्या है, हमारे 12 का वर्ग है। ठीक है, आया समझ में, तो हमारा 12 का वर्ग हो जाएगा 144। ठीक, अब मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमें 32 का वर्ग निकालना है, 32 का। ठीक है, तो सबसे पहले 2 का निकालें, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहां पर लिखेंगे 0 4, 3 का निकालेंगे, 3 3 का हो जाएगा 9। ठीक, अब क्या करेंगे, इन सभी का गुणा करो, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 हो गया। तो एक अंक छोड़ के 12 को इधर जोड़ देना, एक अंक को छोड़ देना है, 12 को हम यहां जोड़ेंगे। ठीक, चलिए जोड़ते हैं, तो यहां पर 4 का 4, यहां पर 2 का 2, 9 एक हो जाएंगे 10, तो ये आ गया हमारा 10। तो 1024 जो है वो हमारा 32 का वर्ग आ गया है। ठीक है, समझ में आया, तो 32 का वर्ग हमारा कितना आ गया है, 1024 आ गया है। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वर्ग निकालना आपको आ गया, कैसे हमें निकालना है। ठीक है, ये जो 16 है इसका वर्ग आप निकाल करके मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, 16 का वर्ग आप निकाल करके मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, अब हम सीखते हैं वर्गमूल क्या होता है। ठीक, जैसे कि 1024 हमसे कहा गया है कि इसका वर्गमूल निकालो, वर्गमूल हमें निकालना है। तो वर्गमूल, जैसे कि हमने क्या किया, 32 का हमने वर्ग निकाला, ये आया। अब हमें इससे वापस से 32 को लेकर के आना है कि भैया इसका वर्गमूल क्या होगा, हमें पता नहीं है कि इसका वर्गमूल क्या है, तो वो कैसे निकालेंगे, अब हम ये सीख रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे भैया, देखो सबसे पहले तो इस प्रकार से संख्या हमें दी रहेगी, इसको हमें लिखना कैसे है, तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे ऐसे, एक लाइन खींचेंगे ऐसे। ठीक है, अब इसके गुणनखंड करेंगे, तो 2 से करेंगे, देखो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, यहाँ पर 5 है तो 2 दूनी 4, एक बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 11, तो 2 पंजे 10, फिर एक बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 12, 2 छिंग 12। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 5 है तो 2 दूनी 4, एक बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 16, तो 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 से करेंगे, 2 छिंग 12, 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 3 है तो एक बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 12, 2 छिंग 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, नीचे 1 आ गया, मतलब अब आगे हमें हल नहीं करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 2 के हम जोड़े बनाएंगे। ठीक है, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। हर जोड़े में से एक संख्या बाहर निकालेंगे, ये आ गया 2, यहां से भी एक, यहां से भी एक संख्या बाहर, यहां से भी एक संख्या बाहर और यहां से भी एक संख्या बाहर। अब इन सभी का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, इनका गुणा कर लो। ठीक है, इनका गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, यानी 1024 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया, 32 आ गया। आया समझ में, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको एक और सवाल शुरुआत में करवाया था, उसका भी हम वर्गमूल निकाल लेते हैं।
जैसे हमें मान लीजिए 144 का वर्गमूल निकालना है, 144 का, तो इस प्रकार से लिखेंगे, 2 से करेंगे, देखो 2 सत्ते 14, ठीक, 2 सत्ते 14, और यहाँ पर कितना है 4 है, 2 दूनी 4, ठीक। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 7 थे तो 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे हमारे कितने 12, तो 2 छिंग 12। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 16, तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 नाम 18। अब 3 से करेंगे, 3 तिरका 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, ठीक है, आया समझ में। अब क्या करेंगे, 2 2 के जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया, तीसरा जोड़ा ये बन गया, ठीक। अब यहां से एक 2 बाहर निकलेगा, यहां से भी एक 2 बाहर निकलेगा, यहां से एक 3 बाहर निकलेगा, ठीक है। अब इनका गुणा कर लो, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, कितना आ गया 12। देखो भैया 144 का वर्गमूल क्या है, 12 है, तो ये हमारा 12 निकल करके आ गया है। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का वर्ग और वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट है हमारा घन और घनमूल, ठीक है। यानी यहां पर क्या था, जैसे हम वर्गमूल कर रहे थे तो संख्या हमारी घात 2 थी, लेकिन घनमूल में क्या रहता है, घन में क्या रहता है, घात 3 रहती है, और संख्या को हम क्या करते हैं, 3 बार लिख करके गुणा भाग करते हैं, ठीक है, आया समझ में। जैसे कि देखो भैया यहां पर 3 का हमें घन निकालना है, तो क्या करेंगे, 3 का यहां पर क्या दिया गया है, देखो 3 की घात हमें 3 दी गई है, ठीक है, 3 की घात 3, मतलब 3 को हमें 3 बार लिख करके क्या करना है, गुणा करना है। 3 तिरका 9, 9 तिया 27, 27 हो जाएगा। तो ये जो 27 है हमारे 3 का क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे 3 का घन हो गया कितना, 27, ठीक है। चलिए अब इसको यहां से हटा देते हैं, और एक और है हमारा, अब हमें 9 का क्यूब निकालना है, तो क्या करेंगे, 9 को यहां पर 3 बार लिखेंगे, ठीक है। ये जो 9 है इसको 3 बार लिख करके हम गुणा करेंगे, तो देखो 9 नाम 81, और यहां पर 81 गुणा 9 कर देंगे, 81 गुणा 9, ठीक है। तो 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, कितना हो गया 729, यानी 9 का हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। इसी प्रकार से 16 का क्यूब हमें निकालना है, तो 16 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, ठीक है। इसको गुणा करेंगे, तो 16 का हम करेंगे, देखो सबसे पहले 2 बार कर लेते हैं, तो 16 छिंग 96 की 6, यहां से ला जाएगा हमारा 9, ठीक है। फिर 16 एकम 16, 16 और 9 कितने हो जाएंगे, 16 और 9 16 और 9 को हम जोड़ लेते हैं, तो देखो 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 256, ठीक। तो ये 256 आ गया। अब इसके बाद में इसमें फिर से 16 का कर लेते हैं, तो 16 का करेंगे, देखो 16 छिंग 96 की 6 आ जाएगी, यहां से ला जाएगी हमारी 9, ठीक है। और 16 पंजे 80, 80 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे 89, तो 89 की 9 हासिल आ जाएगी हमारी 8, ठीक है। और 16 दूनी 32, 32 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे 32 और 8 हो जाएंगे हमारे 40, तो ये हो गया हमारा 4096, तो ये आ गया हमारा 4096, और ये हमारा क्या हो गया, 16 का क्यूब निकल करके आ गया है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, घन निकालना, ठीक। अब हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है। यानी अभी हमने क्या किया भैया, इनको 3 बार गुणा किया तो ये आया, अब हमें ये संख्या दी जाएगी और इससे हमें वापस से ये वाली संख्या निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको एक सवाल बता देता हूं। मान लीजिए हमारा यही वाला सवाल है, हमें 16 का ही निकालना है, ठीक है। जैसे हमें ये संख्या दी गई है 4096, और हमसे कहा गया है कि इसका घनमूल निकालो, यानी ये संख्या दी गई है, वापस से हमें ये संख्या निकालना है, इसको हम बोलते हैं घनमूल, ठीक है। तो क्या करेंगे भैया, देखो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे ऐसे, एक लाइन ऐसे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग लगाइए, देखो 2 दूनी 4, 0 की 0, यहाँ पर 9 है, 2 चौके 8, 9 थे तो 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 16, तो 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 0 की 0, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 8 है, तो 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 से करते हैं, यहाँ पर 10 है, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से करते हैं, देखो यहाँ पर 5 है, 2 दूनी 4, ठीक, 5 थे तो 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 11, तो 2 पंजे 10, ठीक, 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 12, 2 छिंग 12। फिर 2 से करते हैं, 2 एकम 2, यहाँ पर 5 है, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करते हैं, 2 छिंग 12, 2 चौके 8। फिर 2 से करते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक। इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं। अब यहाँ पर फिर से 2 से करेंगे, तो देखो 2 एकम 2, 3 थे तो 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 12, ठीक है, तो 2 छिंग 12। फिर 2 से करते हैं, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करते हैं, 2 चौके 8। फिर 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, और फिर 2 से करते हैं, 2 एकम 2, ठीक है। इतना लंबा करने के बाद में अब हमें क्या करना है,
अभी हम क्या कर रहे थे, दो दो के जोड़े बना रहे थे, ठीक है। अब यहां पर जब हम घनमूल निकालेंगे तो वहां पर हमें तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाना है। एक जोड़ा हमारा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया, तीसरा जोड़ा ये बन गया और चौथा जोड़ा ये बन गया है, ठीक है। अब इसमें से एक दो बाहर निकलेगा, इसमें से भी एक दो बाहर निकलेगा, इसमें से भी एक दो बाहर निकलेगा और इसमें से भी एक दो बाहर निकलेगा, ठीक है। अब इन सभी का गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी देखो ये 16 का क्या था, घन था। अब इससे हमने वापस से 16 निकाला, यानी इसका घनमूल कितना हो गया है, 16 हो गया है। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का घन और घनमूल निकालते हैं। आया समझ में? तो चलिए अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है उसको हम समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट क्या होता है, देखो डिस्काउंट जो है, आपने कभी मान लीजिए कोई शॉपिंग की होगी, जैसे फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, आपको वहां पर लिखा रहता है, जैसे भाई कोई भी आपको कोई चीज है, जैसे कि मान लो कोई चीज है, उसका प्राइस डला हुआ है 4999, ठीक है। कोई चीज है, मान लीजिए कोई शर्ट है या फिर कोई पैंट है या फिर कोई भी चीज मान लेते हैं, उसका प्राइस है 4999, लेकिन आपको वहां पर दिया रहता है, ऐसा कट का निशान रहता है और लिखा रहता है कि भैया इस पर 40% की छूट है और अब ये आपको 2999 में मिल रहा है। तो ये क्या होता है भैया, आपको 40% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, आपने इतना रुपया नहीं देना, आपको इतना रुपया देना है, ठीक है। आया समझ में? तो ये होता है डिस्काउंट। या मान लीजिए कोई आप पेंट खरीद रहे हैं, पेंट का प्राइस है मान लीजिए 999, ठीक है, वहां पर लिखा है कि भैया 40% की छूट है और अब ये आपको 599 में मिल रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो डिस्काउंट को कैसे निकालें, ठीक है, जैसे कि भाई मान लो एक चीज और यहां पर समझ लो, जैसे डिस्काउंट आपको दिया गया है, जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल है, ठीक है, कोई मोबाइल मान लेते हैं, कोई मोबाइल आप खरीद रहे हैं, ठीक, मान लीजिए ये कोई एक मोबाइल है और मोबाइल का प्राइस वहां पर लिखा हुआ है 18,999, ठीक है, और वहां पर लिखा हुआ है कि भैया इतना रुपया आपको नहीं देना, इस पर 30% का डिस्काउंट है और अब ये आपको 17,999 में मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर तो लिखा है, लेकिन क्या आपको सही सही बताया गया है कि भैया 30% डिस्काउंट देने के बाद में इतना रुपया बनेगा? कहीं मान लीजिए ये तो सिर्फ मान लीजिए 13,999 बन रहा है, तो आप इसको कैसे चेक करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए भैया 30% का डिस्काउंट है, लेकिन 30% डिस्काउंट निकालने के बाद में इतना रुपया हमें देना है, लेकिन आपसे वो इतना मांग रहा है, तो भैया गलत है ना। आप सही डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, तो वही चीज हम यहां पर सीखने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा एक सवाल है, यहां पर देखो, राजू ने एक मोबाइल 25,000 रुपए में खरीदा, अगर इस पर 5% डिस्काउंट मिले तो मोबाइल कितने में मिलेगा, ठीक है। ठीक, हमें यहां पर यह दिया गया है कि भैया राजू ने एक मोबाइल 25,000 का खरीद लिया, लेकिन अब उस पर 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो अब अगर मैं उस फोन को खरीदूंगा तो मुझे कितने में मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो कितने में खरीदा, 25,000 में, तो ये हमने लिख लिया 25,000, ठीक, लेकिन अब उस पर 5% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, ठीक है। तो अब मुझे इसका, अच्छा ये जो 25,000 है ना, ये क्या है, इसकी 100% कीमत है, ठीक है भाई। ये जो मोबाइल था 25,000 का, उसकी 100% कीमत क्या होगी, 25% होगी, लेकिन इस पर 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो भैया 100% पैसा अब मुझे नहीं देना है, अब मुझे कितना देना है, 5% कम देना है। तो इस 100 में से 5 को घटाएंगे, कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 95%, यानी अब मुझे सिर्फ यहां पर क्या करना है, इसका मुझे क्या करना है, 95% पैसा देना है। ये 100% है 25,000, मुझे क्या देना है, 100% नहीं देना है, मुझे कितना देना है, 95% पैसा, 95% रुपया देना है। तो क्या करेंगे, इसका 95% निकाल लेंगे, यहां पर 95 और परसेंट, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, देखो ये तो सीधा सीधा हमने लिखा 25,000, ठीक, इसका 95% कैसे निकलेगा, 95 का हमने गुणा कर दिया और बटे में भाग लगा दो 100 से। आया समझ? चलिए, तो यहां पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, अब हमारे पास में यहां पर क्या आ गया, 250 गुणा 95, ठीक है। अब गुणा कर लो, तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले 5 से कर लेते हैं, तो देखो भैया 0 की 0, 5 पंजे 25 की 5, हासिल आ जाएगा 2, ठीक है, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, कितना हो गया 1250, ठीक। अब इसके बाद में हम 9 से भी कर लेते हैं, 0 की 0, 9 पंजे 45 की 5, हासिल आएगा हमारा 4, ठीक है, और 9 दूनी 18, 18 और 4 कितने हो जाएंगे, 18 और 4 22, तो ये आ गए हमारे 22। अब इनको जोड़ लो,
तो हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 0 की 0, यहाँ पर 5 का 5, 5 और 2 हो जाएंगे हमारे 7, 2 और 1 हो जाएगा हमारा 3 और ये आगे हमारा 2। ठीक है, अब देखो 25,000 का फोन था, ठीक है, उस पर 5% हमें डिस्काउंट मिला, तो 5% डिस्काउंट के बाद में हमें क्या करना है भैया, हमें 25,000 नहीं देना है, हमें कितने देना है, 23,750 रुपए देना है। यानी अब वो मोबाइल आपको कितने में मिलेगा, सिर्फ 23,750 रुपए में मिलेगा। ठीक है, आया समझ में? तो इस प्रकार से डिस्काउंट निकालते हैं। ठीक है, आप चाहें तो खुद भी निकाल करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल, मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे दिखा रहा है, मान लीजिए 25,000 का ही दिखा रहा है और वहां पर लिखा है 10% छूट है, तो आप उसका 10% निकाल के देखिए क्या वो सही में सही रेट में मिल रहा है या गलत रेट में मिल रहा है, वो आप वहां से कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल है, एक मोबाइल 9,000 रुपए एमआरपी पर है, यानी उसका प्राइस जो है वो लिखा हुआ है 9,000 रुपए, ठीक है, लेकिन उस पर 18% डिस्काउंट है। 9,000 रुपए का फोन है, उस पर लिखा हुआ है 9,000 रुपए का मोबाइल है, लेकिन वहां पर डिस्काउंट लिखा है कि भैया डिस्काउंट जो है इस पर 18% मिल रहा है, तो अब वह मोबाइल आपको कितने में मिलेगा। ठीक है, तो भैया देखो 9,000 रुपए जो है, 9,000 रुपए जो है वो मोबाइल की कितनी कीमत है, वो मोबाइल की 100% कीमत है, यानी पूरी कीमत है। अब लेकिन 18% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो अब आपको 100% कीमत तो देना नहीं है, आपको कितने देना है, 18% कम कीमत देना है। तो 100 में से 18 को घटा दीजिए, कितने बचेंगे, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेगा, 9 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे भैया, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेंगे, यानी आपको सिर्फ 82% पैसा देना है, 82% रुपया आपको देना है। तो कैसे निकालेंगे भैया, ये तो हो गया 9,000 रुपए 100% कीमत, अब इसका हमें 82% निकालना है, तो हमने लिखा 82 और बटे में लगा दीजिए 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, क्या आ गया 90 और 82, तो 90 और 82 का गुणा कर दो, तो ये हम लिखेंगे 90 गुणा 82। अब कर लीजिए गुणा, यहाँ पर 0 की 0 और यहाँ पर 9 दूनी 18, तो ये आ गया 18। 8 से कर लेते हैं, 0 की 0, 8 नाम 72, तो ये आ गया 72। इनको जोड़िए तो ये आ जाएगा हमारा 0, ये आ जाएगा हमारा 8, 2 और 1 हो जाएगा हमारा 3 और ये आ गया हमारा 7। कितना आ गया, 7,380। यानी अब वो मोबाइल आपको जो 9,000 का मिल रहा था, वो अब आपको कितने का मिलेगा, 7,380 रुपए का मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है डिस्काउंट। ठीक है, चलिए अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा साधारण ब्याज। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक के बाद में ये वीडियो खत्म हो जाएगी। तो साधारण ब्याज को समझ लीजिए, 5,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए आपके दोस्त ने आपसे पैसा मांगा कि भैया मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, तुमने कहा कि भैया 5,000 रुपए तो मैं दे दूंगा, लेकिन 10% का ब्याज लूंगा। यानी आप मान लीजिए, आप मुझको मान लीजिए 5 वर्ष बाद ये रुपया वापस दोगे, तो 5 वर्ष बाद इसका 10% पैसा भी आपको एक्स्ट्रा जोड़ के देना पड़ेगा। दोस्त ने कहा चलो ठीक है, लेकिन जब पैसे लेने की बारी आई तो वो बोल रहा है कि नहीं यार इतना पैसा बना है, तुम कह रहे हो कि नहीं इतना पैसा बना है। तो उसको कंफर्म करने के लिए ये जो सवाल है इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, सही कैलकुलेशन कर सकते हैं कि नहीं भाई इतना पैसा लगा है। या फिर मान लीजिए आपने किसी से उधार लिया है, वो आपसे ज्यादा पैसे मांग रहा है, तो आप इससे कैलकुलेशन करके सही पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, वो मैं यहां पर लिख देता हूं, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में आ जाएगा कितना, 100। ठीक है, अब मूलधन कितना है, जितना रुपया आपने दिया वो होता है मूलधन, तो मूलधन हो गया हमारा 5,000 गुणा दर कितनी है भैया, आपने बोला था 10% के ब्याज पर दूंगा, तो यहां पर आपने लिखा 10 गुणा समय कितना है, उसने 5 साल के लिए लिया था तो हमने लिखा 5 और बटे में कितना आ गया 100, ये हमने लिखा 100। बस इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, अब हमारा कितना बचा, यहां पर बचा 50 गुणा, यहां पर बचा 10 गुणा 5। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, तो यहां पर देखो 50 और 10 का गुणा करें कितना हो गया है 500, और इसमें गुणा कर देते हैं 5 का। ठीक है, तो 5 पंजे 25, तो ये हो गया 25 और 2 जीरो, तो ये आ गई 2 जीरो, तो हमारा 5 वर्ष का ब्याज बन गया है 2,500 रुपए। ठीक है, तो हमने दिया कितना था उसको, 5,000 रुपए दिया था, हमारा 2,500 रुपया ब्याज बन गया है।
यानी 5,000 रुपए तो उसने लिए थे और 2500 हमारा ब्याज भी बन गया, तो 2500 इसमें जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 0 0 5 5 और 2 7, यानी अब आपका टोटल पैसा बन चुका है कितना 7,500। ठीक है, आपने 5,000 रुपए दिया था 10% के ब्याज से, तो 2 साल बाद आपका ब्याज टोटल जो पैसा है वो हो जाएगा 7,500 रुपए। ठीक है, एक और सवाल है इसी तरीके का, इसको भी कर ही लेते हैं। 5% की दर से 9 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा जबकि मूलधन 18,000 रुपए है। समझ में आया? देखो, आपने 18,000 रुपए किसी से उधार लिए थे 5% की दर से, तो 9 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, चलिए, तो मूलधन कितना है 18,000, तो ये हो गया 18,000 गुणा दर कितनी है आपकी, दर है हमारी 5% गुणा समय हमारा कितना है 9 वर्ष, तो ये आ गया 9 और बटे में कितना है 100 है। ठीक है, तो देखो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, अब हमारे पास में क्या बचा 180 गुणा 5 गुणा 9, तो गुणा कर लेते हैं भैया आप। तो देखो 5 का गुणा करते हैं सबसे पहले, तो 0 18 पंजे 90, कितना हो गया 900। अब इसके बाद में गुणा 9, तो 2 जीरो की 2 जीरो और 9 नाम 81, यानी आपका ब्याज बन गया है 8,100। ठीक है, और 18,000 आपने दिए थे, तो 18,000 ये तो आपने दिए थे और इसके बाद में 8,000 रुपया आपका ब्याज भी बन गया है, तो 8,100 इसमें जोड़ देते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, देखो 0 0 0 और 1 हो जाएगा 1, 8 और 8 16 की 6, हासिल 1, कितना हो जाएगा 2, तो आपका हो जाएगा 26,100 रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से साधारण ब्याज निकाला जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी बेसिक मैथ की एक बड़ी वीडियो, ये लगभग 2 घंटे की वीडियो हो चुकी है और आशा है आपको जितनी भी चीजें मैंने समझाई हैं वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।